हाँ जी, सॉरी मैम ये जी मैं बताइए कह आप रही हूँ मेरा। कि आप ये सर्विक्स वाला सारा एल्गोरिथम जरा खुद से पहले बता दें, क्योंकि फिर टाइम इतना ज्यादा डिस्कशन में लग जाता है यूज फिर हो वो। जाता है, जल्दी से 15 मिनट में बता देती हूँ, बिल्कुल ठीक है, ये भी अच्छा मैम आप आइडिया। पहले खुद से बताएं जी। ठीक है, अच्छा देखो जो सीए सर्विक्स का है ना, जहां भी सीए आ जाता है पता नहीं क्यों सबकी ना जान सी निकल जाती है एग्जाम में भी, वैसे अदरवाइज भी हम सुन के में भी, बिकॉज वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग ऑन्कोलॉजी उस टू दैट एक्सटेंट। बट इसमें डरने की बात नहीं होती। आज हमने सीए सर्विक्स करना है, एक एक करके सीएस हम कर रहे हैं, लेकिन द थिंग इज कि मैं ये सोच रही थी कि सारे सीए स्पेशली ये जो हमसे रिलेटेड स्पेशल जो ज्यादा कॉमन है, जैसे सी एंडोमेट्रियम, ओवरी, सर्विक्स, ठीक है, वल्वा पे भी थोड़ी, वल्वा वजाइना पे भी बात कर लेंगे, और लिटिल बिट अबाउट सीए ब्रेस्ट एंड प्रेगनेंसी। ये तीन चार जो टॉपिक्स हैं, क्योंकि अब तो टॉक्स के स्टेशंस का ऐसा स्टाइल है कि कोई कुछ भी आ सकता है, इवन सीए ब्रेस्ट एंड प्रेगनेंसी भी आ सकता है। एक क्लास रख लेंगे, उसमें 10-10 मिनट करके ये सारे मैं समराइज भी कर दूंगी एक दफा हम, अलग अलग क्लासेस करके। क्योंकि ये जो सीएस है, मुझे इतने लोग मैसेज करते हैं सी ओवरी पे कॉल क्लास कर लें, सी एंडोमेट्रियम पे आई डोंट नो व्हाई बहुत ज्यादा आप लोगों को जरूरत होती है। सी एंडोमेट्रियम इज वेरी वेरी कॉमन एज वेल, तो वो अभी तक लेकिन अगेन सीए ब्रेस्ट भी आ सकता है एग्जाम में, सीए ब्रेस्ट इन प्रेगनेंसी, तो वो भी हम कर लेंगे। ठीक है, पहले हम एक एक करके क्लास कवर कर लें, उसके बाद हम सारे इस एक हफ्ते में ही रख लेंगे इंशाल्लाह क्लास, इसमें सारे सीएस की कुछ समरी हो जाएगी। सीए सर्विक्स जो है ना, देखो उससे डरने की कोई ऐसी बात नहीं है हर सीए में, चाहे वो आपको केस आता है लॉन्ग केस के स्टाइल से आए, या आपको टोक स्टेशन आए, या आपको इवन इफ यू गेट अ पेशेंट इन योर क्लिनिक और इन योर ओपीडी, आपको एक चीज, जरा मैं आप सबको म्यूट कर रही हूँ, जिससे अनम्यूट करना होगा खुद ही करके बात करें। तो आपका जो स्टार्ट है ना सीए का, वो हर जगह पर होना चाहिए। यू शुड नो द पॉजिटिव फैक्टर्स एंड द प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। प्लीज हर सीए के याद कर लो, जिस तरह मैंने कहा कि हम एक क्लास कर लेंगे जिसमें हम सब कुछ एक जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेंगे। आपके एमसीक्यूज हो, एमसीक्यूज जरूर आते हैं, 2 4 5 हर सीए से। एक एंडोमेट्रियम के पॉजिटिव या रिस्क फैक्टर्स क्या थे, और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या थे। सिमिलरली इसी तरह सीए सर्विक्स में भी आपको जब तक पॉजिटिव फैक्टर्स नहीं पता होंगे तब तक कॉज, एक आपको रिस्क फैक्टर्स पता होने चाहिए, प्रोटेक्टिव फैक्टर्स पता होने चाहिए, दूसरा आपको उसकी हिस्टोपैथोलॉजी की थोड़ी सी मेजर या कॉमनेस्ट टाइप्स जरूर पता होनी चाहिए। थ्योरी में आपको जो रेयर टाइप्स हैं वो भी बताने चाहिए, लेकिन अब जो है वाइवे या टॉक स्टेशन के लिए आपको उसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल दो टाइप्स तो हर सीए की बतानी चाहिए, कि जी इसके अंदर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा सबसे ज्यादा कॉमन है सी सर्विक्स में, दूसरे नंबर पे एडिनो कार्सिनोमा। हाँ वो जो वो क्लियर सेल और पता नहीं इस किस्म के हैं, वो दे आर रेयर टाइप्स, राइट। बट जो कॉमनेस्ट है वो स्क्वेमस सेल, और सेकंड नंबर पे ज्यादा तो स्क्वेमस सेल ही मिलता है, लेकिन दूसरे नंबर पे एडिनो कार्सिनोमा। इस तरह से आपको हर एक के हिस्टोपैथोलॉजिकल टाइप जरूर पता होनी चाहिए, कि हिस्टोपैथोलॉजिकल टाइप का ताल्लुक थोड़ा सा आपका पॉजिटिव फैक्टर से जाकर मिलता है। ठीक है, सो इसी तरह से ये सर्विक्स के जल्दी से कोई रिस्क फैक्टर्स बता दे क्विकली 1 सेकेंड में, मैडम मैं बता दूं? जल्दी जल्दी बताते जाओ। हाँ जी। मैडम इसमें सीए सर्विक्स में अर्ली इंटरकोर्स है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है, स्मोकिंग है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, लैक ऑफ एचपीवी स्क्रीनिंग है, बस यही थे, और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। स्मोकिंग, मैम ओसीपीज, स्मोकिंग भी है। स्मोकिंग, ओसीपीज, इवन अब तो फैमिली हिस्ट्री आ गया है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में। वो कहते हैं कि जिस फैमिली में आपको सीए सर्विक्स स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा मिलता है, उस फैमिली में आपको और भी लोग मिल जाती है सीए सर्विक्स के। cause maybe the environmental factors around, maybe वो having वो एक होता है ना, एक वो दूसरा हो सकता है स्मोकिंग का हो फैमिली में, but they say that squamous cell carcinoma is now found to have some genetic ट्रांसमिशन एज वेल। सो आपने कॉजेस तो ठीक बोली, लेकिन मोरलेस एक ही कॉज बोली, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, या आपने एज सबसे पहले तो बोलो ना, कि एज की पीक्स होती हैं, 35 से 39 वाली एक पीक है, और दूसरी लेटर एज ग्रुप की पीक है वो, और उसके बाद यही सारे रिस्क फैक्टर्स और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज भी इसका रिस्क फैक्टर है। मैडम प्रोटेक्टिव में ओसीपीज हैं, ओसीपीज पॉजिटिव में, नहीं ओसीपी सीए बैरियर सर्विक्स का बैरियर पॉजिटिव फैक्टर है। जी मैडम, बैरियर मेथड मतलब कॉन्डम्स हाँ बैरियर बैरियर मेथड्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और उससे ज्यादा और तो कोई भी नहीं, कहीं पे मे बी कैफीन मेथड। इनटेक बट नॉट एग्जैक्टली। ठीक है, good। और यस स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, सर्वाइकल स्क्रीनिंग, राइट।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप इसके यू शुड नो स्ट्रेन्स आपको पता होने चाहिए। 4 स्ट्रेन्स हमने सारी जिंदगी याद किए, इसके 6, 11, 16, 18, राइट? इसी तरह याद किए 6, 11, 16, 18। 16, 18 ज्यादा खतरनाक है, 6, 11 कम खतरनाक है। वी नो अबाउट द वैक्सीन सर्वरिक्स एंड गार्डासिल। सर्वरिक्स 16, 18 को सिर्फ कवर करता है, गार्डासिल जो है वो चारों स्ट्रेन्स को कवर करता है। वी नो दैट, राइट? सो ये थ्योरेटिकल था, हमें पता है इसके वैक्सीन हम किस तरीके से लगाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो वी नो द सिम्टम्स, पोस्ट कोइटल ब्लीड एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है? जो बेसिकली इसकी क्विकली अगर आप स्क्रीनिंग प्रोग्राम पे भी हम बात कर लें, वैसे तो प्री मेलिग्नेंट कंडीशंस की तो क्लास ही अलग होनी चाहिए, लेकिन इसका स्क्रीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको CIN पे आ सकता है, आपको माइल्ड डिस्केरियोसिस पे स्टेशन आ सकता है, आपको मतलब यू शुड नो एग्जैक्टली कि आपने अब उस पेशेंट का क्या करना है, ठीक है? तो एनीवन इफ कोई वॉलंटरली जल्दी से स्क्रीनिंग पे बात कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट जो अगला हाफ एन आवर होगा वो हम एक केस कर लेंगे CS सर्विक्स का। जी, स्क्रीनिंग प्रोग्राम CS सर्विक्स का इट्स वेरी इजी। कितने ईयरली होता है, उसमें आप क्या करते हो? मैम फर्स्ट इनविटेशन 24.5 ईयर्स ऑफ एज में होता है और एवरी 3 ईयरली until 49 years of age और later on फिर every 5 years के होता है starting from 50 to 65 years of age। और उसमें क्या करते हैं? मैम उसमें उसकी सर्वाइकल स्मीयर वगैरह स्क्रीनिंग करेंगे। ठीक है। क्या मैम लिक्विड बेस्ड HPV साइटोलॉजी? अब तो लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी होती है ना? ज्यादा रिलायबल है मैडम, हम्म। लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी ज्यादा रिलायबल है। लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी अब अवेलेबल है पाकिस्तान में भी, एक चीज। उसके अलावा ये कि इवन को टेस्टिंग इज अवेलेबल इन पाकिस्तान। पहले HPV DNA टेस्टिंग नहीं होती थी, अब चुगताई और शौकत खानम आर ऑफरिंग को टेस्टिंग ऑल्सो। दे हैव अनदर किट फॉर द व्हिच इज कंटेनिंग ट्रांसमिशन मीडियम फॉर HPV डिटेक्शन ऑल्सो। तो जो हम RCOG में या जो हम नाइफ में के उसमें पेपर्स में पढ़ा करते थे कि अगर खाली HPV पॉजिटिव आ रहा है तो आपने किस तरीके से स्क्रीनिंग को लेके जाना है, और अगर HPV नेगेटिव है और साथ में पेप्समेर भी नेगेटिव है तो हमने कैसे लेके जाना है, राइट? So वो चीज है, because it's available in Pakistan as well, so you can do the HPV testing separately also। उसमें फिर उसी तरह जिस तरह वो पूरे फ्लो चार्ट्स बने हुए हैं कि HPV अगर नेगेटिव है तो दैट्स फाइन, फिर आप उसको 5 ईयरली स्क्रीनिंग पे बुला सकते हो। बट इफ HPV इज पॉजिटिव बट पेप्समेर इज नेगेटिव, तो आपने उसका 12 मंथ्स के बाद दोबारा करना है, और फिर उस तरीके से जिस तरह पूरा फ्लो चार्ट है, राइट? और सो पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। बट इफ यू आर डूइंग जस्ट द पैप्समेयर, जैसे कि हम गवर्नमेंट सेटअप या अपनी ट्रेनिंग में खाली पैप्समेयर कर रहे हैं, तो आप 5 ईयरली पैप्समेयर का जिक्र कर सकते हो। को टेस्टिंग 5 ईयरली है, पैप्समेयर 3 ईयरली स्क्रीनिंग है। सो फिर आप पैप्समेयर के अंदर 3 ईयरली वाला पैप्समेयर आप कर सकते हो। पैप्समेयर के अंदर हम क्या देखेंगे? Dyskaryosis, ma'am. Very good. And what is the difference between dyskaryosis and CIN? Ma'am, CIN is the histological examination and the dyskaryosis is the cytological examination. Perfect. जो PAP Very good. So dyskaryosis is the cytological, it's a cytological diagnosis, and CIN is histopathological diagnosis, ठीक है? So इससे क्या पता चला कि पैप्समेयर में साइटोलॉजी पे डिस्कोरियोसिस आएगा, एक्सक्यूज मी, उसको फर्दर जब हम इवेल्युएट करेंगे कॉल्पोस्कोपी से और बायोप्सी लेंगे, उसमें अगर CIN आएगा तो दैट इज द हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस, ठीक है? ये तो क्लैरिटी बहुत जरूरी है। और वो किस तरीके से लेके चलेंगे अस्मा? क्विकली। मैम अगर yes मैम अगर तो moderate to पहले severe आपने किया पैप्समेयर, जी, माइल्ड, Yes, मॉडरेट या सिवियर डिस्कैरियोसिस आया तो yes मैम अगर moderate to severe dyskaryosis आएगा तो फिर उस पे हम पेशेंट को रेफर करेंगे कॉल्पोस्कोपी के लिए। कॉल्पोस्कोपी पर फिर उसका एक तो विजुअल इंस्पेक्शन होती है, फिर उसके बाद एसिटिक एसिड अप्लाई करेंगे और ल्यूगोल्स आयोडीन जो तीनों टेस्ट हैं, श्लेयर्स टेस्ट, ये सब करेंगे। परफेक्ट। वहां पर जो उसकी एरियाज आएंगे एसिटोवाइट, और अगर ट्रांसफॉर्मेशन जोन फुली विजुअलाइज्ड है और जो लीजन है वो भी फुली नजर आ रहा है, तो हम उसमें से बायोप्सी लेकर एक्सिजनल बायोप्सी लेकर उसका हिस्टोपैथ के लिए भेजेंगे। हिस्टोलॉजी के लिए जब भेजेंगे उस पर अगर वो हमें सिन 1, सिन 2, सिन 3, सिन CGIN या इन्वेजिव देते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उसको लेकर चलेंगे। वेरी वेरी गुड। CIN 1 पे हमने कुछ नहीं करना होता, फॉलो अप जी होता है। मैम। जी मैम। जी,
जी मैम, सिन बोलते 2 जाओ। सिन 3 पे और सी जिन पे जो है हम उसको फिर टेस्ट ट्रीट करेंगे और फिर ग्लैंडुलर इज टेस्ट ऑफ क्योर डेंजरस, के। ग्लैंडुलर हाईली यस मैम, मेटास्टेटिक होता है, इसलिए उसको हम यस चाहे मैम, 1 भी आए तो हम उसको उतनी इंपॉर्टेंस देते हैं जितना 2 3 को। जी बताएं। मैडम यस मैम। जी मैडम अस्सलाम सॉरी वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम जी श्रेया। मैडम आजकल तो एनएचएस का चेंज हो गया है कि अगर माइल्ड चेंज हो डिस्केरियोसिस गया भी है तो उस पे एचपीवी कर ले, और अगर पॉजिटिव है तो फिर एनएचएस का पिछले 2 साल पहले से चेंज हुआ है, बट अगेन यू कैन अप्लाई दिस हेयर ऑल्सो। मैं इसलिए इस चीज को इतना इंटरफेयर नहीं कर रही बिकॉज वी डोंट हैव एचपीवी टेस्टिंग फ्रीक्वेंटली अवेलेबल एंड इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। जो चुगताई और शौकत खाना में भी है तकरीबन 10,000 से कम की है नहीं। Obviously we cannot apply this to our government setups to each and every patient, right? तो इसलिए हम लोग तो अभी पुराने तरीके से ही कर रहे होते हैं बिकॉज हमारा तो इवन पैप्स में भी फ्री वाला नहीं है गवर्नमेंट में। तो हाउएवर यस एनएचएस का चेंज हो गया, उसमें सिन 1 को में भी थोड़ा सा फर्क, माइल्ड डिस्क्यूरियोसिस में भी है फर्क, उसमें खाली एचपीवी स्क्रीनिंग है कई जगहों पे कि खाली आप एचपीवी से ही फैसला करते हो कि आपने आगे पैप्स में स्क्रीनिंग भी करनी है या नहीं। फॉर थ्योरी यस यू शुड नो इट, बट हमारे अगर आप प्रैक्टिकली बात करो तो आई थिंक देयर इज नो हार्म कि हम जिस तरह चल रहे हैं हम उसी तरह भी बात करें, वो भी गलत नहीं है। ठीक है ना? जी अस्मा आप कंटिन्यू करो फिर हम बात करते हैं। जी मैम। जी मैम फिर सिन 2 सिन 3 और सीजीआईएन मतलब इन तीनों को ट्रीट करना है। सिन 1 को हम वैसे ही ऑब्जर्व कर वो स्क्रीनिंग मतलब कि टेस्ट करते हुए जा ठीक सकते हैं, है। लेकिन इन तीनों को ट्रीट करना है। ट्रीट के करने के बाद फिर टेस्ट ऑफ क्योर जो है वो 6 मंथ्स के बाद हम दोबारा करेंगे। वो फिर वही अगर पिछले वाले पे जाएंगे तो एचपीवी है, एचपीवी जी कर मतलब मैम दोनों आपस में। मैम असल में पिम्स में जो हुआ है ना कोर्स, उसमें जो की आज लोगों ने शेयर की उसमें वही पिछला वाला सारा कर रहे हैं। बिकॉज वो एप्लीकेबल है ना वो हमारे जी सेटअप्स मैम। में इट्स और ऑब्वियसली वी ऑल आर गोइंग टू प्रैक्टिस हियर। और हमने जो एग्जाम में भी पेशेंट्स देखने हैं वो भी वही हैं जो कि हमने ट्रीट करने हैं लेटर ऑन। इवन इफ पेशेंट्स आर कमिंग टू आवर क्लिनिक, इवन प्राइवेट क्लिनिक पे भी आएगा तो भी हम सोच समझ के 10,000 वाला उसका फ्रीक्वेंटली कराते हैं। यस मैम। एक्चुअली कई जगहों पे आई डोंट नो इट्स अवेलेबल इन लाहौर, मुझे नहीं पता लाहौर के अलावा ये एचपीवी किट्स अवेलेबल है या नहीं है कहीं पे। कराची या इस्लामाबाद में होंगी बट आई डोंट नो उसके अलावा दूसरे शहरों में अभी इस वक्त वहां पे भी चुगताई शौकत खानम वाले ऑफर कर रहे हैं नहीं। सो जहां पर है ही नहीं एचपीवी टेस्टिंग पाकिस्तान में तो फिर वहां पर तो आप फिर पैप्समेर पे चलोगे ना और उस पे ये सिन 1 सिन 2 के हिसाब से ही चलोगे फिर। ठीक है। जी मैम। मैम उसमें फिर ये कि अगर सिन 3 है और उसके साथ कोई इन्वेजिव लीजन नहीं है और कोई ग्लैंडुलर लीजन नहीं है और फीमेल जो है वो लेस देन 50 इयर्स है, तो अगर उसके मार्जिन पे रह भी जाता है तो फिर हम उसकी रीएक्सिजन नहीं करेंगे। और अगर मोर देन 50 है, इन्वेजिव है या ग्लैंडुलर उसके साथ एलिमेंट है तो फिर हम उसकी रीएक्सिजन करेंगे। और जो सिन 2 है दोनों में यानी यही चीज देखेंगे। और मैम अब सीजिन का भी बताऊं? बता दें। क्या बताया क्या चाहिए बेटे? सीजिन में मैम ये है कि उसमें तो जो मेलिग्नेंसी का एलिमेंट है वो ज्यादा है, तो उसमें ये कि हम उसका जी बेटे जी उसका हम एक्सिजन करेंगे। जी निस्सा खाला को अगर मैम वो उसमें ये मार्जिन्स पर सीजन रह जाता है तो हम उसका रीएक्सिजन करेंगे। अगर पेशेंट एक्सिजन डिक्लाइन कर दे या ना करे या पॉसिबल ना हो तो फिर हम उसका वही एचपीवी टेस्टिंग 6 मंथ्स के लिए करवाएंगे। अगर तो एचपीवी पॉजिटिव आ गया तो कॉल्पोस्कोपी, नेगेटिव आ गया तो फिर एचपीवी 6 मंथ्स के बाद लेटर रिपीट करेंगे और फिर एनुअली 9 ईयर्स तक करवाएंगे। वेरी अगर नाइस आपने बहुत कंप्लीटली सही किया एक्साइज है। थैंक यू एविडेंस मैम। बेस में बहुत अच्छा दिया है। जी मैम। मैम अगर सही कंप्लीटली से बता एक्साइज रहे हो। सीजन है, अगर कंप्लीट एक्सिजन हो गई है तो फिर टेस्ट ऑफ क्योर जो मैम 6 मंथ्स के बाद होगा। और टेस्ट ऑफ क्योर जो न्यू गाइडलाइंस हैं उसमें वही एचपीवी है। एचपीवी नेगेटिव है तो सेकंड सैंपल 12 मंथ्स पे करेंगे, फिर नेगेटिव आ गया तो फिर वो रूटीन रिकॉल में 3 इयर्स पे चली जाएंगी। अगर एचपीवी पॉजिटिव है तो रेफर टू कॉल्पोस्कोपी। फिर वेरी गुड। कॉल्पोस्कोपी के लिए जाने से पहले उसकी साइटोलॉजी हम हर सूरत में कराते हैं, ये उसके लिए मैंडेटरी होता है। अगर साइटोलॉजी नेगेटिव है, कॉल्पोस्कोपी नॉर्मल आ गई, फिर टेस्ट ऑफ केयर 12 मंथ्स के बाद होगा। और अगर उसमें एचपीवी नेगेटिव आ गया तो फिर रूटीन रिकॉल पे, अगर पॉजिटिव आ गया तो फिर उसका एनुअल या रीएक्सिजन करेंगे या एनुअल हाई रिस्क एचपीवी 10 इयर्स तक करेंगे। ठीक है, देखो किस तरह से जबरदस्त किस्म का याद किया हुआ है, इसको कोशिश करें इसी तरह ही याद कर ले। लेकिन ऑब्वियसली इसके फ्लो चार्ट्स हैं वो भी बहुत
अच्छा अवेलेबल है, उसके अलावा हाई रिस्क अच्छा दिया हुआ है, तो ये आपने बिल्कुल इसी तरह करना है। समवन इज सेइंग कि एग्जाम में पेप्समेर से स्टार्ट करें, दैट्स फाइन, यस, बिकॉज हमारे सेटअप में जिस जो चीज इजीली अवेलेबल है, बट इफ अगर आप एचपीवी से भी करें तो उसमें हर्ज नहीं है, या मे बी अगर आप पेप्समेर से स्टार्ट करो तो हो सकता है एग्जामिनर आपको खुद एचपीवी का जिक्र करते, तो आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। सो ये मैम ये थोड़ा जो सा तीनों प्री फाइंडिंग्स हैं आपकी, या चाहे वो सिन 1 है या चाहे सिन 2 या 3 या सिन है, ये तो तब जब आप कॉर्पोस्कोपी पे आपको इब नॉर्मल आती है तो फिर आप अपने डिफरेंशियल में रखते हैं कि अच्छा ये भी जी होगा जब बिopसी के साथ आप करते हैं ना। जी 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 ठीक है। सो यस, सो यस, सीआईएन सारा हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस है ना, ठीक है। सो गुड। सो प्री मैलिग्नेंट की तो हमने इस तरीके से कर ली, थोड़ा सा आपको इसकी मैनेजमेंट्स का पता होना चाहिए कि लूप एक्सिजनल नेट्स क्या है, और वो सारा कुछ कि आपने एब्लेशन का क्या है, थोड़ा सा वो जो टेबल्स बने हुए हैं अगर आप उसको भी कर लो तो और भी बेहतर है। सो इफ मैम ऑन बायोप्सी एक्सक्यूज जी मी मैम, मैम एक चीज जी मैं और ऐड कर दूं कि मैम एक और वैक्सीन भी है नोनोवैलेंट जो है मैम, वो यस HPV 31, 33, 45, 52 और 6, 11, 16, 18 सबके अगेंस्ट काम करता है। जी, हमारे कंट्री में तो खाली आपको डबल वाली मिलेगी सर्वरिक्स, जी 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 मैम वही पर गार्डसेल भी शायद नहीं मिलेगी। सो मैडम हाँ, जो एग्जाम के लिए एबीएम के चार्ट काफी है ना? काफी है हमारे कंट्री में प्रैक्टिस के लिए भी, बिकॉज देखो बहुत सारी एक चीजें, एक चीज तो ये कि हमारा पेशेंट भी पेशेंट की तरफ से भी कंप्लायंस, उसके फॉलो अप विजिट्स, वो सारे मैटर करते हैं। देन अगेन हमारे सेटअप में अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द टेस्ट, बट आपको पता क्यों होना चाहिए, क्योंकि कोई एक पेशेंट भी, यू कैन गेट अ पेशेंट इन योर क्लिनिक जो आपके पास आई भी हो और उसका कोई इस तरह का स्क्रीनिंग प्रोग्राम चल रहा हो, मे बी शी हैज कम फ्रॉम यूके और एनीथिंग, और उसका कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम चल रहा है, शी इज इन द प्रोसेस ऑफ हर ट्रीटमेंट ऑफ हैविंग CIN-1 और वो फॉलो अप विजिट पे आई है, तो यू कैन नॉट मिस हर के जी। अब वो 6-8 महीने के लिए पाकिस्तान आई हुई है तो इस वजह से उसका फॉलो अप नहीं हो सकता, बिकॉज हमारा तो कोई और तरीका। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल ना, अगर आप भी स्पेशलिस्ट बैठे हुए हो तो यू नीड टू नो एग्जैक्टली कि क्या सारा है। एग्जाम में आप ईवीएम वाला करके भी चले जाओ टॉक स्टेशन के लिए तो आई थिंक एडिक्वेट है, ठीक है। मैम एक सनिया ने बात क्या मैडम कहना है, प्लीज। फिर हम सीए पे जी आते हैं मैडम ये जी। कहना था कि अगर ग्रोथ होती है या नहीं होती ना, ग्रोथ में तो वैसे हम करते बिopसी फाइंडिंग्स ही मांगते हैं एग्जामिनर से, लेकिन मैडम आपने पिछले क्लास में कहा था ना कि पैप स्मेयर भी मांग लिया करो ना। पैप्स वेयर कर ले जी। हाँ कर ले। और दूसरा ये कि जो यहाँ पे HPV टेस्टिंग से ये सब कुछ स्टार्ट है ना, एग्जामिनर से मैं ये HPV टेस्टिंग भी मांग सकती हूँ, पैप स्मेयर भी मांग सकती हूँ, मांगो क्योंकि एक दफा हाँ मांगो, इफ दे से कि आपने कहाँ से कराया क्या, तो चौथाई और शौकत खाना में बहुत इजीली अवेलेबल है, ऑल्दो इट मे बी बिट एक्सपेंसिव, 10,000 उसके चार्जेस हैं अदर देन पैप्स में, सिर्फ HPV DNA टेस्टिंग के, तो ठीक है। यस, लाहौर में तो है अवेलेबल, और आई एम श्योर आप बाकी भी इनकी ब्रांचेस में होगा, किट अलग होती है उसकी। उस किट में मैडम क्या क्या होता है HPV टेस्ट के किट में? What they provide us with is that there is a cytobrush and a separate sort of a culture medium. They say that आप इसी में pap smear कर लें और इसी में HPV DNA कर लें. What I have experienced is that I need to do pap. मैं उनको pap smear अलग भी भेज, because मुझे ऐसे लगता है कि जब मैं नहीं भेजती तो वो सिर्फ DNA टेस्टिंग की रिपोर्ट करके भेज देते हैं, तो को टेस्टिंग में pap smear का रह जाता है। तो मैं नॉर्मली लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी की अलग किट और उसमें लग करके भेजती हूँ, ताकि अदरवाइज व्हाट दे क्लेम इज दैट दे प्रोवाइड अ सिंगल किट जिसके अंदर HPV और साथ साइटोब्रश होता है। सो यू डू एक लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, उसी तरह मुझसे कट करके डिप करके भेज देते हैं और फिर दे मेक स्लाइड्स और उसी में वो DNA का कमेंट की रिपोर्ट में आ जाती है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द CA नाउ जी। मैडम जी जब क्या? ग्रोथ है तो फिर तो हमें पेप्समेर और HPV की जरूरत नहीं होती ना। You're right, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। देखो, a patient is there with, for example, postpartum bleeding. You have done the speculum examination. You are seeing a growth on the cervix, ठीक है? और आप कहते हो कि आप उस वक्त स्पेकुलम कर रहे हो, आपने इंस्पेक्शन की। There is no harm कि ट्रांजिशन जोन से आप एक पेप्समेर का स्लाइड ले लो, for examination purpose as well. For before biopsy you will get to know about the transitional zone. अगर कोई उसके अंदर malignant cells होंगे तो पैप स्मेयर भी पता चल जाएगा। चलो for the biopsy आपको थोड़ी सी preparation भी हो जाएगी। Maybe that is you are seeing at the cervical polyp, but transitional zone पे कहीं और भी malignancy या कुछ और भी तो हो सकता है। तो looking at the growth, मेरा ख्याल है कि एक पैप स्मेयर लेने में कोई हर्ज नहीं है when you are doing the speculum examination.
उसके बाद आप उसकी एक्सिजनल बायोप्सी प्लान कर सकते हो। सिमिलरली विद अल्सर, फिर जब आप एग्जामिनेशन के ऊपर कोई भी लीजन अगर आपकी आती है इसमें सर्विक्स के ऊपर, यू नीड टू नो एग्जैक्टली कि आपने उसका क्या डिस्क्राइब कैसे करना है। इफ देयर इज एन अल्सर तो क्या डिस्क्राइब करोगे, कोई जल्दी से बता दो उसकी डिस्क्रिप्शन। मैम उसकी साइट, उसके मार्जिन्स, उसके बेस, उसके सराउंडिंग टिश्यूज, ग्रेनुलेशन है, डिस्चार्ज कैसा है, साइट, साइज, मार्जिन्स, बेस, सराउंडिंग टिश्यू एंड डिस्चार्ज। देखो, जब भी हम कोई लेजन डिस्क्राइब करते हैं ना एग्जामिनेशन में, क्या हम देख रहे होते हैं लेजन, तो हमने ये रूल आउट कर रहे होते हैं कि इज इट मेलिग्नेंट, इन्फेक्टिव, ट्रॉमेटिक और एनीथिंग एल्स, राइट। तो जब आप उसके फीचर्स एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप उसको आप एक डायग्नोसिस बता रहे होते हो जो आपको एग्जामिनेशन पे मिला होता है। इफ यू लुकिंग एट अ लेजन जिसके इरेगुलर से मार्जिन हैं, जिसके रफ सी सरफेस है, जिसे कहते हैं ना खाई हुई सरफेस, ईटन अप सी उसकी बेस है, और इट्स ब्लीडिंग ऑल्सो, इट इज रेड, और हल्का सा भी टच करने से उसमें ऊज आया है, तो इट दीज आर द साइंस ऑफ अ मेलिग्नेंसी, राइट। अब चाहे वो टांग पे कहीं अल्सर हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, कोई भी चोट लगती है, हम देखते हैं कि क्या ये ट्रॉमा की वजह से हुआ है, या ये कोई इन्फेक्शन की वजह से हो गया है, या फिर ये कैंसर की वजह से हुआ है। तो कैंसर हैज गॉट इट्स ओन फीचर्स, राइट। So, क्योंकि कैंसर इज, वी ऑल नो इट्स रैपिडली ग्रोइंग सेल्स, बट दे आर ग्रोइंग विदाउट एनी रीजन, उनका कोई बेस नहीं होता, इसलिए वो इजीली शेड ऑफ होने वाले सेल्स होते हैं। हल्का सा भी टच करो तो वो शेड ऑफ होंगे, और क्योंकि वो रैपिडली ग्रोइंग होते हैं तो वो बहुत ज्यादा ब्लड ले रहे होते हैं बॉडी से, सो दे आर हाईली वेस्कुलर। तो यही एक लुक होती है उस अल्सर की या मेलिग्नेंट लीजन की, चाहे वो ग्रोथ हो या वो अल्सर हो, वो एक इरेगुलरली ग्रोथ की तरह की, या इरेगुलर सा अल्सर होता है, गंदा सा देखने में, एंड स्पेशली ऊज से भरा हुआ होता है ब्लड का ना। हल्का सा भी टच करे, चाहे वो हाथ पे या अंगूठे कहीं पे भी कोई खुदा ना खासा अल्सर हो, उसको हल्का सा टच करे एंड विल स्टार्ट ब्लीडिंग, सो दैट इज अ साइन ऑफ मेलिग्नेंसी, राइट। तो जब भी आपने एग्जामिनेशन पे कोई अल्सर या कोई भी लीजन आपको नजर आया जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो, आपने उसको ऐसे ही फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं कि आपके एक्सप्लेनेशन से ही पता चलता है कि आप क्या कहना चाहते हो कि ये क्या है। इफ यू आर सेइंग दैट, जैसे कि सानिया ने बताया कि फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज 2 into 1 centimeter on at 10 o'clock position on the anterior lip of the cervix, right? उसके बाद आप कहो कि it has got irregular margins and everted margins, and the base is rough and it's vascular, it seems to be vascular, and it's bleeding, and especially it's bleed to touch, ये सारे features show कर रहे हैं malignancy को, right? Instead अगर आप कहो कि ये irregular margin है, base है, but it's dried up, or it has got yellow pus over it, और तो it shows more like maybe an infective ulcer, ठीक है। तो there is a difference, हर चीज को explain करने में उसका diagnosis process। तो खैर बहरहाल आपको, मेरा तो ख्याल है इवन अल्सर भी मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, देयर इज नो हार्म कि वहीं पे आप उसका पैप स्मेयर कर लो। उसके बाद आप उसका, सो आफ्टर एग्जामिनेशन आप इसके अंदर इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या मांगोगे, जल्दी से क्विकली बता दे कोई। देखो, नेक्स्ट स्टेप विल बी, इफ यू आर सस्पेक्टिंग दैट दिस इज अ मैलिग्नेंसी, ऑब्वियसली आपका यूए एंड बायोप्सी विल बी द नेक्स्ट स्टेप, राइट। कॉल्पोस्कोपी करेंगे ना इसमें? देखो, कॉल्पोस्कोपी कॉल्पोस्कोपी जो है ना, इफ यू आर सेइंग अ ग्रॉस लीजन, तो आप उसमें डायरेक्ट यूए एंड बायोप्सी कर सकते हो। कॉल्पोस्कोपी है ही माइक्रोस्कोपिक, एक माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल है टू फाइंड आउट लीजन्स ऑन सर्विक्स। अगर आपको ग्रॉस लुक में ही मिल रही है लीजन, तो फिर इफ यू हैव अरेंजमेंट ऑफ कॉल्पोस्कोपी, यू कैन यूज द कॉल्पोस्कोप आल्सो, बट you mostly don't need to use a colposcope when there is a gross lesion on the cervix, right? Colposcopy होती है dyscariosis के केस में. If you are finding dyscariosis on the pap smear report, but there is no obvious lesion on the cervix, then you say I'll do colposcopy and biopsy, right? Colposcopy में फिर हम उसकी microscopic lesions ढूंढते हैं, cytowide change या ligule iodine test से, और फिर उन जगहों से biopsy लेते हैं. जहाँ पे आपको ग्रॉस लीजन नजर आ रही है, तो हमें तो पता है कहाँ से लेना है. हमने हेल्दी और अनहेल्दी टिश्यू से हमने वहां से बायोप्सी लेनी है, एंड देन वी आर सपोज्ड टू डू द ईयूए. ईयूए के अंदर आप उसका ज़ाहिर है डिटेल्स देखते हो कि कोई और मैस, या इवन एट टाइम्स इफ यू वांट टू, आप उसकी हिस्ट्रोस्कोपी भी कर सकते हो, आप उसकी सिस्टोस्कोपी भी कर सकते हो, आप उसकी प्रोक्टोस्कोपी भी करते हो. देन ईयूए इज अ कंप्लीट स्टेजिंग ऑफ दैट थिंग, राइट?
मैम एग्जामिनर कह रही थी आपने कोल्पोस्कोपी हर हाल में करनी है, हम बता भी रहे थे कि ग्रोथ नजर आ रही है, आप बता भी यही रही हैं। बात करो जिस तरह मैंने आपको बोला कि colposcopy is done to find out the place from where to take the biopsy. If you're looking at the lesion, you mostly don't need to do the colposcopy. एक देख नजर आने वाले अल्सर के ऊपर आप colposcopy करके क्या देख रहे हो? मैम पता नहीं, उन्होंने कहा था हर हाल में करनी है। वो probably बहुत उस नजर पेशेंट लगी। से रिलेटेड होगा, ठीक है? मैम उसका मैस था, अल्सर भी नहीं था, Maybe ग्रोथ that थी। mass may be benign looking, it may be, ठीक है, हो सकता है वो ग्रोथ हो, वो ग्रोथ की तो आप एक्सेजनल बायोप्सी भी फिर कर सकते हो। फिर एट टाइम्स ये भी होता है कि आप उसकी एक्सेजनल बायोप्सी तो कर रहे हो, but then to see rest of the cervix you may need to do the colposcopy, right? That can be the explanation. कंप्लेन भी पोस्ट क्वार्टर ब्लीडिंग की थी और उसके बाद ग्रोथ भी नजर आ रही थी, और फिर वो मेरे ख्याल में जस्टिफिकेशन ये है कि टू लुक फॉर द माइक्रोस्कोपिक लीजंस अराउंड दैट ग्रोथ वी विल डू द कोल्पोस्कोपी। No, मैम you सर्विक्स के don't साथ need to. तो मैम You सर्विक्स don't के need साथ to. तो आपने वल्वा की This is स्टेटस not the को भी देखना explanation, होता है, Sabha. विजाइना को भी जी देखना सनिया, होता है। मैडम मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे कॉल्पोस्कोपी इस कॉन्टेक्स्ट में भी एग्जामिनर कह सकता है ना कि आपको विजाइना को भी देखना होता है, वल्वा को भी देखना होता है। जैसे मैडम वल्वा के साथ हम सर्विक्स की कॉल्पो भी कर रहे होते हैं, विजाइना को भी कर रहे होते हैं, हमने एसोसिएटेड लीजंस को तो करना होता है कॉल्पोस्कोपी के साथ। अंदर आप वजाइना को नहीं देख रहे होते, यू नहीं कैन सी द मैडम, वजाइना, लेकिन हम नो VIN नहीं ढूंढते उसमें। नो मैडम, मैं ये सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि कोई एग्जिस्टेंट तो हो सकती है ना, जैसे हम वल्वा के डोंट साथ मैडम कंफ्यूज सर्विक्स इट। को विजाइना नहीं को देखते हैं ना नहीं जी। नहीं नहीं नहीं, डोंट कंफ्यूज सर्विक्स विद वजाइना, राइट? व्हेन यू आर डूइंग कॉल्पोस्कोपी, वी आर जस्ट डूइंग इट ऑन द सर्विक्स, स्पेशली उस केस में जिसमें हमें पेप स्मेयर गलत मिल गया, डिस्केरियोसिस। अगर आपको कोई ग्रोथ मिली है, जैसे कि सबा ने कहा कि हमारे उस एग्जाम में ग्रोथ थी, आपने एक्सिजनल बायोप्सी की, एंड उस सबा को ये कॉन्सेप्ट है कि कॉल्पोस्कोपी शायद इसलिए मैडम कह रही थी कि उस ग्रोथ के मार्जिन में लीजन्स ना हो कोई माइक्रोस्कोपी। देखो बात यह है कि यू आर येट डूइंग द बायोप्सी, यू आर नॉट ट्रीटिंग द पेशेंट, राइट? बायोप्सी इज वन ऑफ द स्टेप्स फॉर रीचिंग द ट्रीटमेंट। ये एक इन्वेस्टिगेशन ही है टू फाइंड आउट द स्टेज। हाँ, ट्रीटमेंट तो अल्टीमेट होगी आफ्टर बायोप्सी की रिपोर्ट, ठीक है? आफ्टर दिस एक्सिजन ऑफ द ग्रोथ वी विल फाइंड आउट ऑन हिस्टोपैथोलॉजी कि इसके मार्जिन्स क्लियर है या नहीं। कॉल्पोस्कोपी मार्जिन देखने के लिए नहीं कर रहे। अगर आपने साथ ही पेशेंट को ट्रीट करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पेशेंट का आ गया है से स्टेज 1A1 आया हुआ है और एंड यू आर प्लानिंग कोन बायोप्सी, या किसी पेशेंट का CIN3 है, पेशेंट ऑप्ट्स फॉर द कोन बायोप्सी, तो उसके लिए आप कॉल्पोस्कोपी नहीं करते मार्जिन फ्री एरिया देखने के लिए। अगर आपको मार्जिन फ्री चाहिए, आप फ्रोजन सेक्शन अरेंज करते हो, ठीक है? आप इंट्रा ऑपरेटिवली फ्रोजन सेक्शन अरेंज करते हो, आप कंप्लीट एक्सिजन करते हो उस लेजन का, और आप वहीं पे ही देयर एंड देन बायोप्सी के लिए भेजते हो कि हिस्टोपैथोलॉजिकल प्रूफ आपके पास अवेलेबल हो कि मार्जिन्स आर क्लियर ऑफ द मेलिग्नेंसी और द प्री मेलिग्नेंट कंडीशन, राइट? ताकि वो चीज कंप्लीटली निकल गई है। कभी भी कॉल्पोस्कोपी एक्सिजन के साथ इसलिए नहीं अरेंज की जाती कि उसका मार्जिन फ्री एरिया देख लिया जाए। मार्जिन फ्री एरिया अगर आप देख रहे हो तो इट मींस यू आर ट्रीटिंग द पेशेंट एट द सेम टाइम, and if you want to see the margin free area you need to know to have the histopathological report. You need to be very sure and you arrange frozen section in that case, right? Colposcopy is actually just a step further ahead to rule out any type of malignancy. So if what I understand from the whole case is that maybe that growth was benign looking, and maybe that examiner wanted to have a look at the rest of the cervix for colposcopy, ताकि अगर कहीं और भी कोई लेजन है जहां से बायोप्सी ली जा सकती है तो वेल दैट्स गुड इनफ, फिर वो कर सकते हैं। लेकिन कॉल्पोस्कोपी बेसिकली इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर पैप स्मेयर रिपोर्ट। पैप स्मेयर पे डिस्केरियोसिस हैज टू बी देयर फॉर द डेफिनेटिव इंडिकेशन फॉर कॉल्पोस्कोपी, और फिर कॉल्पोस्कोपी फर्दर कंफर्मेशन होती है ऑफ दैट साइटोलॉजी और द माइक्रोस्कोपिक व्यू, उसके बाद उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल वो देने के लिए। जी सानिया। मैडम एक ये बात भी बता दें कि मैडम ये जो हम बियोप्सी लेते हैं ये एक्सिजनल बियोप्सी रिकमेंडेड है या पंच बियोप्सी रिकमेंडेड है? किसी जगह पे मैडम पंच भी लिखा है। देखो मैं बताती हूँ, 2-3 तरह की बायोप्सीज होती है, ये अच्छा सवाल है। एक तो पंच बायोप्सी होती है, एक एक्सिजनल बायोप्सी होती है मेनली। सो पंच बायोप्सी वहां पर ज्यादा काम आती है जहां पे आपके पास अल्सर हो या माइक्रोस्कोपिक लीजन्स हो जो कॉल्पोस्कोपी पे कंफर्म हो रहे हो, तो वहां तो आप पंच बायोप्सी ले लेते हो। एक्सिजनल बायोप्सी वहां होती है जहां ग्रोथ हो, वेल डिमार्केटेड सी एंड इट कैन इजीली बी एक्साइज्ड। सो उसमें ये होता है कि यू ट्राई टू रिमूव इट एज अ होल सो दैट द पेशेंट इज ट्रीटेड ऑल्सो एट द सेम टाइम,
तो उसे फिर हम कह देते हैं एक्सिजनल बायोप्सी। जैसे अगर हमने यूट्रस के अंदर से कुछ पॉलिप रिमूव करना होता है एंड वी डोंट नो इफ it is a malignant polyp or it's a benign polyp or it's a placental polyp or what, so we can say that we are doing the excisional biopsy। हमने पूरा का पूरा polyp ही निकाल दिया, फिर हम बायोप्सी पे देख लेंगे कि वो क्या है। और ठीक है। मैडम एक ये सवाल भी Similarly with मैडम the cervix। बताएं कि जी जैसे सनी। एंडोमेट्रियल सीए की, मैडम एक ये क्वेश्चन बता दें, जैसे मैडम एंडोमेट्रियल सीए की एक्सटेंड होती है वो सर्विक्स की तरफ भी होती है ना, सर्वाइकल स्ट्रोमल की तरफ भी होती है, स्टेज तो 2। मैडम ये डिफरेंशिएट करना कि ये सर्विक्स है तो उस जो एंडोमेट्रियल सीए से रिलेटेड सर्विक्स होगा उसमें इतनी ग्रॉस चेंजेस नहीं नजर आती, ये कोई डिमार्केशन मैडम आप बता दें कि मैडम अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रोथ नजर आती है तो इसको मैं को एग्जिस्टेंट मुझे एंडोमेट्रियल क्यूरेटिंग्स भी साथ में लेनी चाहिए, वो साथ में मैं कैसे रूल आउट करूं कि भाई इस पेशेंट को एंडोमेट्रियल भी देखो नहीं होगा। एक बात है, अगर पेशेंट इज अंडर एनेस्थीसिया एंड पेशेंट हैज गॉट कंप्लेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ abnormal bleeding, maybe she's having irregular bleeding or intermenstrual bleeding or maybe postcoital bleeding, you are evaluating her for endometrium or you're evaluating her for cervix, it's better to do both things at the same time। जब आप cervix का भी कर रहे हो तो there is no harm कि आप उसकी थोड़ी सी endometrium को भी evaluate कर लो। सिमिलरली अगर आप एंडोमेट्रियम का कर रहे हो हिस्ट्रोस्कोपी या कोई और सैम्पलिंग कर रहे हो तो अगर उसका पेप्समेयर वगैरह नहीं होगा तो हुआ होना चाहिए, तो फिर तो बात खत्म हो गई ना, नहीं तो फिर आप उसका साथ में सर्वाइकल भी। बाकी हिस्ट्रोस्कोपिक लुक जो होती है सर्विक्स की, वो सॉरी हिस्ट्रोस्कोपिक लुक जो होती है कि पॉलिप कहाँ से राइज कर रहे हैं या फिर ग्रॉस लुक। एंडोमेट्रियम देखो, जिस तरह मैंने अपने शायद किसी और लेक्चर्स में भी आप लोगों को बताया होगा कि एवरी ऑर्गन हैज गॉट डिफरेंट कलर्ड म्यूकोजा। ये भी एक अल्लाह की कुदरत है, इट्स ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ मिरेकल कि हर ऑर्गन के अंदर का जो म्यूकोजा है वो डिफरेंटली कलर्ड है। हमारा ट्रांजिशनल एपिथेलियम और रंग का होता है, हमारा एंडोमेट्रियम और कलर का होता है, सर्विक्स की म्यूकोजा और कलर की होती है, वजाइना का अलग कलर का होता है म्यूकोजा। So every mucosa has got its different, even the gross look is different, which is good for the surgeon actually, ताकि खुदा ना खासा अगर ना कोई और भी चीज अगर खुले तो हमें एकदम से पता चल जाता है because of the different color of the mucosa जो नजर आती है उस वक्त। तो जो एंडोमेट्रियल पॉलिप होता है, एंडोमेट्रियम इज वेलवेटी रेड। ठीक है, सो आपको हिस्ट्रोस्कोपी पे भी और आपको ग्रॉस लुक में भी वेलवेटी रेड किस्म का ग्रोथ नजर आएगी। सर्वाइकल पॉलिप इज मोस्टली स्मूथ पिंक, इट्स नॉट रेड, इट्स पिंक। सो कई दफा अगर आपने बेस तक नहीं भी देखा हिस्ट्रोस्कोप पे भी डाल के सिर्फ ग्रॉसली आपको नजर आ रहा है, टिप भी नजर आ रही है, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि दिस इज सर्वाइकल और एंडोमेट्रियल, तो उससे भी आप वो कर लेते हो। सेकेंडली ये बात क्या, हाउ टू डिफरेंशिएट दैट इट्स अ सी एंडोमेट्रियम एक्सटेंडिंग थ्रू द सर्विक्स और इट्स अ सर्वाइकल सीए, उसका तो बहुत आसान है। देयर आर, वो तो हिस्टोपैथोलॉजिकल आपको पता चल जाएगा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इज इन द सर्विक्स, एडिनोकार्सिनोमा इज इन द एंडोमेट्रियम मोस्टली। सेकेंडली सर्विक्स के रिसेप्टर्स और वो सारे डिफरेंट होते हैं। ये हिस्टोपैथोलॉजिकल लोगों का काम है, लैब वालों का, टू differentiate between the cervical origin of the malignancy or the endometrial, but that's very easy to do। यस मैडम, आपने कहा मैम कि अगर कोई ग्रोथ है, मास है, तो हम एक्सिजनल बायोप्सी लेंगे। अगर If अल्सर है possible, तो if possible, at हम्म times cervical CA मैम का जो growth होती है, it is not possible to excise as a whole। It is so dangerous because it may start bleeding, etc., etc. So we at times just take a biopsy from it। So if possible, so you can do the excisional biopsy, and if it मैम is ulcer, then I will take this punch biopsy, excisional because you don't punch. know the depth of the ulcer, ना। Yeah. आप MRI करा सकते हो मैम लेकिन उसका हल एक्सिजन नहीं है अल्सर का। ठीक है। इवन इफ इट इज B9, अल्सर का हल एक्सिजन फिर नहीं है, उसमें आप पंच नहीं तो मैं बायोप्सीज लो एग्जाम में क्या अकॉर्डिंग बोलूं मैडम, फिर एग्जाम पंच में कौन बायोप्सी आपको पंच जो बोल। नजर आ रहा है। देखो अगर तो आपको एक स्मूथ सी ग्रोथ नजर आ रही है, पेडंकुलेटेड सी, इट मे इवन बी अ पॉलिप, तो आप एक्सिजनल बायोप्सी करोगे ना। जी अगर जी आपको इरेगुलर सी और अजीब सी ग्रोथ, सीए की जो ग्रोथ होती है, ईटन अप सरफेस और उस किस्म की, और ब्लीड टू टच, तो इट्स हार्मफुल टू डू एक्सिजनल एट टाइम्स, क्योंकि पेशेंट कैन स्टार्ट ब्लीडिंग। फिर तो जी अगर वो जी। इतनी बड़ी ग्रोथ है तो डेफिनेटली वो तो रेडियोथेरेपी वाला पेशेंट हो गया ना, कीमो रेडियो वाला मरीज है, इट मे बी मोर देन स्टेज 1B2 प्रोबेबली, और 2A में जा रहा है वो पेशेंट, या इससे भी आगे के, जिसकी इतनी बड़ी ग्रोथ, आपको ग्रॉस लीजन इतना बड़ा नजर आ रहा है और आपको वो मेलिग्नेंट लुकिंग लग रहा है, देन यू डोंट नीड टू बी दैट एंथुसियास्टिक। आप बस ड्यू करो, उसकी स्टेजिंग करो, बायोप्सी लो, यू कैन इवन डू बंच बायोप्सी इन दैट।
लेकिन अगर एक हम्म। साफ सुथरी सी ग्रोथ है विच यू थिंक कैन बी इजिली बी एक्साइज्ड इंट्राऑपरेटिवली, फिर आप कर सकते हो उसको एज अ होल निकाल के। तो इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनेशन। अगर वो सीए सर्विक्स का केस है देन एक्सिजनल बायोप्सी इज नॉट पॉसिबल फ्रेंड। ठीक मैम है। मैम मैं ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि अगर पेशेंट लेट सपोज हमारे पास ओपीडी में आता है और वो इस तरह से होता है कि उसको उसके हमने जब पर स्पेकुलम किया, उसकी इस तरह की कंप्लेंट होती है, तो हम पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन देखते हैं और वहाँ पे हमें एक रफ सी सर्वाइकल ग्रोथ मिल जाती है। तो मैडम वहाँ पे एट द टाइम ऑफ द ओपीडी सिटिंग हम तो सिर्फ एक टिश्यू बायोप्सी उसकी छोटी सी लेते हैं क्योंकि वो ब्लीड करना शुरू हो जाता है, सॉर्ट ऑफ यू पंच कैन नॉट बायोप्सी टेक, की यू तरह। शुड नॉट। आपको ओपीडी में तो इसको छेड़ना ही नहीं चाहिए। बायोप्सी के लिए तो छेड़ना ही नहीं चाहिए। यू ऑल हैव सीन, हम सारों ने जिंदगी में ट्रेनिंग में ही देख लेते हैं, खुदा ना खास्ता एक्सेसिवली ब्लीडिंग सीए सर्विक्स, सीए सर्विक्स कैन ब्लीड टू डेथ। सीए सर्विक्स इतना बुरा ब्लीड कर सकता है। और अनफॉर्चुनेटली देखो, बाकी चीज बाकी ब्लीडिंग्स को तो आप पकड़ लेते हो, लेकिन सीए सर्विक्स की ब्लीडिंग को तो पकड़ने उसका तो हल ही कोई नहीं। फिर उसका अगर वो नॉन स्टॉप शुरू हो जाए तो उसका तो फिर हल ही है कि वो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में शिफ्ट करके फटाफट उसको पेलिएटिव रेडियो कीमो दो रेडियो देते हैं, ताकि उसको किसी तरह, अदरवाइज शी कैन ब्लीड टू डेथ ऑल्सो। इट इज सच अ, वो इतना फ्रेजाइल और हार्मफुल होता है। तो ओपीडी में तो आप बायोप्सी ले ही नहीं सकती हो सी सर्विक्स की। और जब हम ईयूए बायोप्सी करते हैं तब भी हम उसके पता नहीं 2-3 ब्लड अरेंज करा के, बिकॉज इट्स सच एन अनप्रिडिक्टेबल सीए, आप उसको टच करोगे और वो इतना ब्लीड करना, पैकिंग कैन नॉट इवन एट टाइम्स डू एनीथिंग टू इट। उसके लिए तो कई दफा आपको पेलिएटिव रेडियो की जरूरत पड़ जाती है बचाने के लिए अगर पेशेंट को। ठीक है ना? तो सीए सर्विक्स को मैम इवन आप सीए सर्विक्स में कई दफा खुदा ना खास्ता पीवी भी थोड़ा हार्मफुली करो तो वो भी ब्लीड करना शुरू कर सकता है। तो सीए सर्विक्स की ब्लीडिंग से बहुत डरना चाहिए। जी। मैडम बिफोर गोइंग फॉर लाइक ग्रॉस ग्रोथ है अगर आपको, तो बिफोर गोइंग फॉर द बायोप्सी हमें फिर हम पहले उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशंस एमआरआई जाहिर और है ये सब करवा के फिर उसके आपने बाद पूरी स्टेजिंग करनी करवा है। आप उस देखो, स्टेजिंग के अंदर एमआरआई भी आएगा, इफ यू हैव फैसिलिटी ऑफ पेट सीटी वो भी आएगा, एंड यू हैव टू डू द ईयूए बायोप्सी आल्सो। तो आप उसकी पहले, चाहे आप उसका पहले प्लान कर लो ईयूए बायोप्सी, ताकि बायोप्सी पे सीए आ जाए, देन यू कैन डू एमआरआई एक्सेट्रा। क्योंकि अदरवाइज बहुत ज्यादा पैसा ना, एमआरआई वगैरह कर छोड़ो, बाद में पता चले भी नहीं। सो आप उसका ईयूए बायोप्सी तो बहुत जरूरी है। उसके बाद आप उसका बिफोर प्रोसीडिंग फॉर फर्दर ट्रीटमेंट विच मे बी सर्जिकल और मे इवन बी कीमो रेडियो डायरेक्टली, तो यू विल बी नीडिंग एमआरआई, सीटी, पेट सीटी एक्सेट्रा। और मैम कुछ पेशेंट जो इस तरह के आते हैं कि वो उनकी ग्रोथ पे से कुछ शेडिंग हो रही होती है वजाइना में, मतलब पीसेस पड़े हुए भी होते हैं। तो मैडम इस तरह के पेशेंट्स में अगर आपको यानी कि उस वक्त एग्जामिनेशन पे वो इस तरह शेडेड कुछ अगर मिलता है तो फिर आप No वो use. ले सकते हो? No use. Biopsy is a very specific procedure. You need to know, take the biopsy correctly under anesthesia with all the blood arrangement. आप उसको again उसी तरह सारा एग्जामिन करते हो, इवन उसका बायोमैनुअल भी करते हो, ताकि आपको पता चले कहाँ तक का CA. It may even be stage 3, which is extending beyond the uterus to the lateral pelvic walls, etc. उसके अलावा जब आप बायोप्सी करते हो तो आपने बायोप्सी ऐसे शेड हुए हुए या उसकी टिप से नहीं लेनी होती है, आपने नॉर्मल और एबनॉर्मल टिश्यू की लेनी होती है, मार्जिन से। मैडम हमने तो अपने एग्जाम जो हमारी मैडम थी उनको तो पंच भी ऑप्सी देख करते हुए देखा है तो मैडम। पंच अगर बायोप्सी भी नॉर्मल और एबनॉर्मल जगहों से ली जाती है ना। जी जी, तो मैडम ये जो आप मैडम कह रही हैं, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि एक्सिजनल बायोप्सी नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि वो तो मैडम आप कह नहीं, रही है ना सी कि ब्लीड सर्विक्स टू में तो मैं टच। कह रही हूँ एक्सिजनल नहीं बोलेंगे ना, एक्सेप्ट कि नहीं है, आपको वो जी जी बहुत ही बिनाइन लुकिंग जी जी ग्रोथ लग रही है। मैडम, जी जी मैडम, ओके मैम, सी थैंक यू मैम। सर्विक्स में तो इतना ब्लीड कर जाता है, तना हंसता है कि वो तो संभालना अगेन, बिकॉज पैकिंग भी कई दफा इसको नहीं रोक सकती। खुदा ना खास्ता एक रीटा ब्लीड करे उसका भी हल है, कोई और चीज ब्लीड कर रही हो, हर चीज का हल है, लेकिन ये सर्विक्स ब्लीड कर जाए तो उसमें पैकिंग भी नहीं उसको रोक सक रही होती कई दफा। तो आपको फिर तब तो या तो फिर आपको रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है उस टाइम पे। जी राहिला ने क्या पूछना? मैम मैंने ये क्वेश्चन करना है कि जैसे यही ना हमारे पास सर्विक्स पे अगर ग्रोथ है मैलिग्नेंट लुकिंग है, तो हम लोग मल्टीपल साइड से ये इसकी पंच बायोप्सीज लेंगे जी और इसमें मल्टीपल, इवन हाँ अगर आपके पास सिवियर डिस्टेरियोसिस है तो भी मल्टीपल बायोप्सी, सो यू शुड नॉट मिस एनी एरिया। जी। और मैम ये भी कि ये सर्विक्स फ्लश्ड विद विजाइना, इस टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है? ये जो बात करते हैं ना हाइपरट्रोफिड सर्विक्स या सर्विक्स फ्लश्ड विद वजाइना कुछ पेशेंट्स में,
देखो बात ये है कि इसका भी कॉन्सेप्ट है। जब बहुत ज्यादा सिक्रीशंस कहीं से निकले, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को बार बार रिकरेंट इन्फेक्शंस होती है सर्विक्स के ऊपर, फिर ओवर ग्रोथ ऑफ ग्लैंड्स हो जाता है, that leads to the hypertrophied cervix. Cervix का साइज ओवरऑल बड़ा हो जाता है बिकॉज उसमें नंबर ऑफ ग्लैंड्स सेल्स के बढ़ जाते हैं बिकॉज मे बी रिकरिंग इन्फेक्शंस या मे बी एक्टिविटीज जिसकी वजह से बार बार सिक्रेशन. सिमिलरली इन द vagina. So hypertrophy of the vagina leads to flushing of vaginal walls. Hypertrophied cervix is maybe because of the overgrown or more number of glands inside the cervix, which has led to the hypertrophy to the larger cervix. मैम इसको malignancy में कोई रोल तो नहीं है ऐसे, इस जो फीचर जो No, है इस पर not at all. It's not a risk factor for malignancy. जी वीना ने क्या एक्सक्यूज मी किया? मैम, जी मैम मैं मैम एक चीज ऐड कर एडिनोकार्सिनोमा दूं। ऑफ सर्विक्स जो है उसका मैम कैसे पता चलेगा, जो एंडोसर्वाइकल हिस्टोपैथोलॉजी पे, कैनाल में होता है? हिस्टोपैथोलॉजी अच्छा पे. मैम, मैम मैम जो एंडोमेट्रियल अगर कार्सिनोमा एडिनोकार्सिनोमा जो है सर्विक्स होगा, हाउ टू डिफरेंशिएट फ्रॉम एंडोमेट्रियम, इसके कुछ रिसेप्टर्स होते हैं हाँ P53, जी, E6, E7, उससे पता लगता हम्म है कि इट्स सर्वाइकल और इट्स ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजिन. जी इसमें मैम जो एंडोसर्वाइकल सीए होता है उसमें CEA ट्यूमर मार्कर पॉजिटिव होता है, और जो P16 है वो हमारा डिफरेंशिएट करता है बिटवीन लेकिन ये सर्वाइकल हमने अपनी एडिनोकार्सिनोमा इन्वेस्टिगेशंस और में नहीं एंडोमेट्रियल मांगना, एडिनोमा। ये यस मैम, वो बार बार सब हिस्टोपैथोलॉजी का पूछ रहे हैं काम ना, है. तो वो हिस्टोपैथोलॉजिकल, ये इम्यूनो जी हिस्टोकेमिस्ट्री पे ये चीजें ये मिलेंगी। MCQ मैम का जो सवाल ज्यादा है. जी मैम, मैम जो और मेरा मैम एक ये सर्वाइकल स्क्रीनिंग पढ़ने के बाद आइडिया है ना, वो ये कि वो ये कहते हैं कि अगर आपकी हाई ग्रेड साइटोलॉजी आ जाए तो आपने हर सूरत में कॉल्पोस्कोपिक गाइडेड पंच बायोप्सी लेनी है, अनलेस एंड अदरवाइज कि आपने एक्सीजन किसी वजह से प्लान की हुई है। दूसरा बिल्कुल मैम, ये बिग बिल्कुल, शॉर्ट्स में मैंने एक्सिजन इज पढ़ा था। नॉट पार्ट ऑफ बायोप्सी इन यस मैम, सर्वाइकल लीजन्स. बिल्कुल. और मैम मैंने लेकिन बिग शॉर्ट्स उसमें में ये पढ़ा था कि जो पंच बायोप्सी होती है वो फ्यू मिलीमीटर होती है, जो सिंपल एक्सीजन है वो 1 सेंटीमीटर तक होता है, और जो एक्सटेंडेड जी एक्सीजन है मार्जिन वो फ्री. 2 सेंटीमीटर तक होता है। तो आपने वेरी उस गुड. हिसाब से ग्रोथ को देखना होता है। अगर उससे बड़ा है तो, और आपने कोन या नाइफ कोन लेना है, तो उसके लिए तो वैसे भी आपको जीए देना है, तो वो तो वैसे भी कॉल्पोस्कोपी से नहीं हो सकता। तो हम यहीं तक ही रह सकते हैं 2 सेंटीमीटर तक, उससे ऊपर फिर हमें आगे जाना पड़ेगा EUA की तरफ। जहाँ पे अल्सर वगैरह है उसमें तो हम वैसे ही यूए और बायोप्सीज कर रहे हैं. जी मैम। कॉल्पोस्कोपी और पंच बायोप्सी में यू डोंट नीड एनेस्थीसिया. जी वीना ने यस क्या मैम। कहना? मैम इसमें लिक्विड मैम बेस्ड साइटोलॉजी जो है उसमें दोनों सैंपल्स हमें मिल जाते हैं, एचपीवी का भी वो हम उसमें साथ में ही कर उसे हम देते को हैं टेस्टिंग जैसे कहेंगे, उसे हम लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी नहीं कहेंगे, हम उसे को टेस्टिंग कहेंगे को टेस्टिंग। जिसमें आप एचपीवी ठीक है भी मैम, भेज रहे हो. जी जी मैम, तो पेप्समेर जो है उसमें तो फिर हमें अलग से करना पड़ेगा ना, पेप्समेर लेकर नहीं, अगर if उसमें you are माइल्ड doing liquid डिस्केरोसिस based आ गई। cytology, नहीं, if you're doing liquid based cytology with HPV DNA testing, it's called co-testing. You don't need a pap smear separately. ओके ठीक है. ओके एंड मैम पेप्समेर में अगर माइल्ड डिस्केरोसिस आ गई है तो फिर हम उसमें अलग से फिर एचपीवी का टेस्ट करते हैं। If it is positive, then we If will you go have for not done co-testing. co-testing before. जी Okay, okay, ma'am. एक्सक्यूज मी डॉक्टर अरूपा, जी अभी जो जी डॉक्टर सभी. अस्मा अभी जो डॉक्टर अस्मा कह रही थी कि जब भी हमारे पास हाई ग्रेड लियन आता है तो हम कोल्पोस्कोपिक गाइडेड पंच बायोप्सी करते हैं। मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसा मेरे समझने में ये अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हाई ग्रेड लियन है तो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन हमने एक्सिजनल बायोप्सी करनी है, और जिस तरह से अगर वो स्केमस इंट्राएपिथेलियल लियन है तो फिर हमने लेट्स करनी है, और अगर वो हमारा ग्लैंडुलर है तो फिर हमने कोन बायोप्सी करनी है, लेकिन इन दोनों देखो में एक्सिजनल होती है। ये क्लियर कर दें। एक बात मैं बताती हूँ. देखो, एक चीज है बायोप्सी लेना, एक चीज है पेशेंट को ट्रीट करना. ठीक है. बायोप्सी जो है, अगर आपके पास डिस्केरियोसिस है या सीए सर्विक्स है, सस्पिशन, देखो डिस्केरियोसिस तो साइटोलॉजी पे आ गई, ग्रॉस लीजन में सस्पिशन है आपको सीए सर्विक्स का, देन आपकी एक्सिजनल बायोप्सी साइट पे हो गई, वो इसमें नहीं होगी, इसमें सिर्फ पंच बायोप्सीज होंगी. ठीक है. बायोप्सी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन. फिर आती है ट्रीटमेंट. लेट्स एब्लेजन, कोन बायोप्सी या कोन एक्सिजन जो है वो ट्रीटमेंट है. कोन एक्सिजन में आप कोन पूरा हटा निकाल भी रहे हो, एक्साइज भी कर रहे हो, एट द सेम टाइम यू आर डूइंग द बायोप्सी आल्सो. ठीक है. सो वो चीज वो ट्रीटमेंट है. सो इसको ट्रीटमेंट और टेस्ट को कंफ्यूज ना करो. बायोप्सी इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और उसके बाद ट्रीटमेंट. अगर वो सीए आ जाता है तो फिर सीए की आगे से ट्रीटमेंट है, वो तो फिर हम देख लेते हैं अभी.
डॉक्टर रूपा यही कॉन्सेप्ट, यही चीज मुझे गाइडलाइन में मैंने फिर इसको बार बार पढ़ा था, तो उसमें ये है कि सी एंड ट्रीट पॉलिसी, कि अगर आपको कोल्पोस्कोपी ऐसे में ही वो है। पूरा लियन आपको नजर आ रहा है, तो आपने उसी टाइम उसको एक्सरसाइज करना है, Or सी at एंड ट्रीट times you पॉलिसी need to, करनी है। yes, at times you need to have the frozen section arranged also to see that the margins which you have excised are clear of the lesion. जी वो तो फिर बाद में है ना, कि फिर अकॉर्डिंग टू द मार्जिन, अगर वो कम्प्लीटली मार्जिन है तो पेशेंट आपका रूटीन रिकॉल में किसका एंटर होगा टेस्ट ऑफ क्योर के बाद, और अगर बिल्कुल, मार्जिन इसको क्लियर इसको नहीं है तो कंफ्यूज 9 करने ईयर्स की के। जरूरत नहीं है। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल। एग्जैक्टली मैं फिर यही आपसे पूछ रही हूँ कि क्या सी एंड ट्रेड पॉलिसी हमने एग्जाम में बोलनी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पेप Why स्मीयर not? हाइड्रोजन के लिए आपने ये करनी है, सी एंड कर लो ट्रेड ना। पॉलिसी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। वीना ने क्या कहना? मैम सर्वाइकल कैंसर इन प्रेगनेंसी जो है ना, इसमें थोड़ा ये एग्जाम में थोड़ा बहुत ये आसान है। बताने में। उसके अंदर हाँ एक मैम। चलो अब बात हो ही गई है तो क्विकली बात कर लेते हैं। कुछ जगहों पे 16 वीक्स लिखे है, अब वैसे 20 वीक्स हो चुका हुआ है। ये 20 वीक्स से पहले पहले अगर आपका सीए डायग्नोज हो गया तो टर्मिनेट द प्रेगनेंसी एंड ट्रीट द सीए। 28 वीक्स के बाद अगर सीए डायग्नोज हो गया तो आप उसको एटलीस्ट 34 वीक्स तक वेट कर सकते हो, देन ट्रीटेड। 20 से 28 वीक्स का जो है वो ग्रे एरिया है। इट डिपेंड्स, अगर अर्ली स्टेज है तो यू कैन, हमारे कंट्री में वैसे बिकॉज एक्सक्यूज मी 34 वीक्स से पहले तो वाइबिलिटी बहुत ज्यादा कंफर्म्ड आप कह नहीं सकते। इवन बहुत अच्छी नर्सरीज में 32 वीक्स में यू नॉट वेरी मच श्योर कि क्या प्रोग्नोसिस होगा। तो मेरा तो ये ख्याल है कि 28 वीक से पहले वाले में यू कैन इवन ऑफर टर्मिनेशन एंड गो अहेड विद द ट्रीटमेंट। लेकिन एक्सक्यूज मी, बाहर वैसे बुक्स वगैरह में लिखा हुआ है उसमें यही है कि 20 से 28 वीक्स में you need to see the stage of the disease, you need to see the wishes of the patient also, then treat accordingly. But before 20 weeks, terminate the pregnancy. मैम इसके बारे में जो एक टॉक आर्टिकल है जिसमें वो 22 वीक्स को ऐसा वो ले रहा है, लेस देन 22 वीक्स और मोर देन 22 वीक्स, तो मैडम हम उसको नहीं मतलब फॉलो कर सकते? उसमें तो उसने न्यू एडजुवेंट का एक ऑप्शन भी दिया और फिर टिल यानी कि 34 टू 36 वीक्स के बीच में डिलीवर करेंगे और उसके बाद फिर ऑब्वियसली हम क्या कहा रेडिकल। उसने? 22 से पहले हो तो क्या कर सकते हैं? न्यू एडजुवेंट क्या? मैडम उसमें वो कहता है कि लेस देन अगर 22 वीक्स है तो फिर आप उस पेशेंट की पेल्विक लिम्फ नोड डायसेक्शन करोगे, लेकिन वो स्टेज वाइज जा रहा है। तो उसमें जैसे कि स्टेज 1A अगर 1B1 है और 1A2 है अगर, तो उसमें वो यही कह रहे हैं कि लेस देन 22 वीक्स है तो फिर आप लेप्रोस्कोपिकली नोड्स ले लोगे या MRI कर लोगे और देखोगे कि नोड्स पॉजिटिव हैं या नहीं शी है। इज प्रेग्नेंट अगर आल्सो? यस मैम प्रेग्नेंट ठीक है है, अगर, ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि फिर अगर नोट अगर पॉजिटिव आ जाते हैं तो फिर वो कहता है कि टर्मिनेशन, लेकिन अगर नोट नेगेटिव आ जाते हैं तो फिर वो कहता है कि आप जो है ना वो उसको न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी दोगे और पेशेंट को डिले करोगे, या फिर साथ में वो ट्रैकिलेक्टमी का ऑप्शन भी दे रहा है, सिंपल ट्रैकिलेक्टमी और ये न्यू एडजुवेंट, और फिर वो कह रहे हैं कि डिले ट्रीटमेंट आफ्टर डिलीवरी, उसके बाद फिर आप करोगे, क्योंकि उसमें वो ये कह रहे हैं कि मतलब सर्विक्स प्रेगनेंसी के साथ नहीं एक्सरबेट नहीं होता, नहीं तो वो एक्चुअली स्टेज नहीं एक्चुअली उस टॉक में ये है कि हमने पेशेंट को नहीं जब अगर प्रेगनेंसी में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे लेके जाना है ना, तो उससे पहले एक चीज लाजमी कंफर्म करनी है कि पेशेंट नोडल नेगेटिव हो, और उसके हाँ बाद उन्होंने ये लिखा है कि आप सिर्फ 1A3 डिजीज तक पेशेंट को कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे लेके जा सकते हैं, उसके अलावा नहीं लेके जा सकते। पहले आपने अर्ली 1A3 स्टेज। तक अगर आपको लग रही हो तो आपने नोट्स को कंफर्म करके कंजर्वेटिव मैनेजमेंट देनी है। देखो बात यह है कि जो स्टेज 1A1 है उसमें तो वैसे ही लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट निल है, राइट? इट इज लेस देन 1%। तो 1A1 में वही अर्ली स्टेज में यू कैन एटलीस्ट प्रोलॉन्ग द प्रेगनेंसी। बियॉन्ड दैट देखो मैम 1A2 के बाद से तो इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाती है, और 1A3 और 1B ऑनवर्ड्स तो डेफिनेटली लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो, तो फिर आपके पास MRI और बड़े तरीके हैं। फिर आपने लेप्रोस्कोपिकली लिम्फ नोड डायसेक्शन करके इन अ प्रेग्नेंट लेडी, अगर आप लेप्रोस्कोपिक लिम्फ नोड डायसेक्शन कर रहे हो तो वो बहुत ज्यादा मॉर्बिडिटी बढ़ाने वाली बात है, ठीक है? तो आई डोंट रियली अग्री टू दैट थिंग। हाउएवर इट्स बेटर, उससे बेहतर तो है कि आप उसका MRI कर लो और उसमें भी आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। एंड देन अगेन यू नो इवन 1A2
से आगे देखो 1A1 में लेस देन 1% है, लेकिन 1A2 में 10 से 30% इन्वॉल्वमेंट है कि लिम्फोवास्कुलर इन्वॉल्वमेंट हो जाती है उसके, और फिर उससे बियॉन्ड तो होती है। सो इट्स ओनली, ये बिल्कुल जिस तरह सुंदर ने कहा वो भी ठीक है, बट अगेन इट्स और जो ट्रेकिलेक्टमी और वो सारी चीजों की बात है उसमें ठीक है, इफ यू आर प्रोलॉन्गिंग द प्रेगनेंसी बिकॉज इट्स एन अर्ली स्टेज, उसमें भी इसी तरह ही जहाँ मैंने देखा है उसमें तो यही लिखा हुआ है कि अगर आप 34 के बाद उसको डिलीवर कर रहे हो, डिलीवर तो नहीं उसमें, तो फिर आप अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन करोगे क्लासिकल, जी और साथ ही इसकी चाहे सिंपल हिस्टेरेक्टमी रेडिकल कर दोगे। अगर अर्ली मैम स्टेज है आप तो सही सिंपल कह रही हिस्टेरेक्टमी कर दोगे, वरना रेडिकल हैं कर दोगे, ठीक है। मैम आप सही कह रही हैं, क्योंकि मैम कराची में भी मैम जब वर्कशॉप हुई थी 1A1 तो एंड 1A2 जो है, मैम उन्होंने यही कहा था कि अगर आपकी जी पेशेंट प्रेगनेंसी में आती है और उसके ऐसा होता है तो आपने उनको ये बताना है कि होना तो EUA चाहिए, लेकिन आपके बेबी के लिए एनेस्थीसिया के रिस्क हैं, तो आप MRI करवाएंगी। MRI पे आप उसकी स्टेजिंग करेंगी। फिर अगर आपके पास स्टेज एडवांस आता है जैसे 1B1 1B2 जहाँ पे जी लिम्फ नोड की जी, इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा हो, आपको आपके वहाँ पास MRI से इल्यूजन आपको भी आ पता जाती है चल ना, जाए। उस जी लेजन की मैम, भी तो डेप्थ है। जी मैम वो भी मतलब स्टेज आपको हम्म, MRI पे कर देगा। उसके बाद आप पेशेंट को बिल्कुल। ये कहेंगी कि ये स्टेज है। अब अगर वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना चाहती है तो आप उसको न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी प्रिस्क्राइब कर सकती हैं, लेकिन अगर वो 22 वीक से पहले होता है तो बेहतर है आप टर्मिनेट कर दें इट्स और बेटर उसका टू टर्मिनेट, ट्रीटमेंट। यस मैम। और बिल्कुल। अगर उसके बाद है तो फिर न्यू एडजुवेंट कीमो दे के ज्यादा से ज्यादा 34 तक ले जाना है, उससे आगे नहीं ले जाना। 34 पे क्लासिकल सिजेरियन करना है और बेबी के निकालने के बाद आपने रेडिकल हिस्टेरेक्टमी कर देनी लेकिन है। एवरी पेशेंट इज नॉट फिलिंग फॉर टर्मिनेशन इफ शी इज लेस देन 22 वीक्स, उसमें भी फिर यही एट होता है टाइम्स कि वेरी प्रेशियस प्रेगनेंसी में भी देयर एंड शी मे नॉट हाँ बी विलिंग, बट उसके अंदर फिर आपकी वेरी गुड काउंसलिंग, क्योंकि जिस तरह अभी सुंदर यस ने कहा कि मे बी यस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेप्रोस्कोपिक लिम्फेडिनेक्टमी, देखो इवन इफ पेशेंट इज नॉट प्रेग्नेंट, एक चीज और बड़ी क्लियर कर लें, जब आप पेल्विक लिम्फेडिनेक्टमी की बात करते हो ना विद सर्जरी इवन फॉर सीए, उसमें थोड़ी मॉर्बिडिटी बढ़ जाने का चांस होता है, बेइंतहा भी मॉर्बिडिटी बढ़ जाने का चांस होता है, क्योंकि लैटरल पेल्विक वॉल में जब आप डिसेक्शन करके जाते हो, नो डाउट इट इज डन वेरी नीटली आल्सो इन वेरी स्किल्ड हैंड्स, बट अगेन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि किस पेल्विक सीए में आपने लिम्फ नोड निकालने हैं, इवन इफ पेशेंट इज नॉन प्रेग्नेंट। जैसे सी एंडोमेट्रियम में लिम्फ नोड डायसेक्शन जो है अर्ली स्टेजेस पे तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, और लेटर ऑन भी उसका कंट्रोवर्शियल सा रोल है लिम्फेडिनेक्टमी का, एक्सेप्ट के हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग में पेपिलरी सीरस कार्सिनोमा हो या हाईली इस किस्म का मैलिग्नेंट हो, तो उसके अलावा देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग लिम्फेडिनेक्टमी इन सीए सर्विक्स। इसी तरह सीए ओवरी के अंदर भी अगर लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व नहीं है तो स्टेजिंग के अंदर लिम्फेडिनेक्टमी इज एक्चुअली नॉट अ पार्ट ऑफ दैट, बट सीए सर्विक्स के अंदर लिम्फेटिक स्प्रेड बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए हम स्टेज 1A1 तक तो लिम्फेडिनेक्टमी नहीं करते, लेकिन स्टेज 1A2 एंड बियॉन्ड में वी नीड टू फर्स्ट फाइंड आउट इफ स्टेज 1A2 में सिर्फ वी नीड टू फाइंड आउट ऑन MRI if lymph nodes are involved or not, if they are involved then we do lymphadenectomy, अदरवाइज बाकी हर स्टेज में लिम्फ नोड्स की डायसेक्शन इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर इवन अगर आप ट्रेकिलेक्टमी भी कर रहे हो तो ट्रेकिलेक्टमी का पार्ट है लिम्फ नोड की, लिम्फेडेनेक्टमी इज अ पार्ट ऑफ ट्रेकिलेक्टमी इन सीए सर्विक्स, ठीक है। ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि आपके किस सीए में लिम्फेडेनेक्टमी इंपॉर्टेंट है और किसमें नहीं। Now, if patient is pregnant and you don't need to do such a big intervention to find out if the lymph nodes are involved or not. Instead, there are many other modalities जिससे आप पता कर सकते हो lymph node। और फिर उसके बाद तो sentinel lymph node का बड़ा important concept है सीए सर्विक्स के अंदर। मैम ये सेंटिनल तो लिम्फ फिर नोड बायोप्सी की इन्होंने बात की, अगर लेस देन 22 पे है या ग्रेटर देन 22 पे है, कि वो जी सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, सेंटिनल से ही तो पता चलेगा कि लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व है या नहीं। और दूसरी चीज ये कि लेकिन सेंटिनल भी तो इतनी रिलायबल चीज नहीं है सीए सर्विक्स में, बिकॉज आप उसके अंदर वो रेडियो एक्टिव जो भी डाई या मटेरियल जो रेडियो न्यूक्लियोटाइड समथिंग आप इंजेक्ट करते हो, उसके बाद जब आप देखते हो तो उसमें भी आपको मल्टीपल सेंटिनल लिम्फ नोड्स मिल जाते हैं। सेंटिनल लिम्फ नोड इटसेल्फ डजंट हैव दैट हाई सेंसिटिविटी कि आपको ओके अगर सेंटिनल लिम्फ नोड तो आप किस किस जगह के सेंटिनल लिम्फ नोड को लोगे। So we go for MRI in this case ना मैम, अगर प्रेगनेंसी है। हाँ, ओके और मैम। पहला स्टेंस तो यही है कि if she is before 20 weeks then terminate addition of pregnancy, especially if it is 1A2 and beyond. If not तो फिर आप 1A1 में चलो, otherwise 1A1 में चलो you can continue, 1A2 में you rule out through MRI if lymph nodes are involved or not, if they are not involved फिर neoadjuvant chemotherapy से अगर prolong हो सकती है pregnancy and then you can see
बट बियॉन्ड 1A2 लाइक 1A3 अगर आप उसे कह लो, वो 1B में ही चला जाता है, 1B एंड बियॉन्ड। तो देर इज नो पॉइंट इन कंटिन्यूइंग प्रेगनेंसी। 20 वीक से पहले वो डायग्नोज हुआ है, डेफिनेटली लिम्फ नोड्स आर इन्वॉल्व। 1B का मतलब ये है कि ग्रॉस लीजन नजर आ गई है अब सर्विक्स के ऊपर। इट इज लिमिटेड टू सर्विक्स बट यू कैन सी इट ग्रॉसली, सो इट इज नॉट अ वेरी अर्ली स्टेज। तो उसका फिर लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रेगनेंसी। फिर आप टर्मिनेशन करके उसकी देर एंड देन ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे। तो ये आपने करना होता है जी। एक एक करके क्वेश्चन कर लें जी। शुक्रिया मैडम, पेशेंट हम अगर क्लिनिकली स्टेज करते हैं और वो हमारे पास 1B2 आती है और फिर हम उसकी MRI कराते हैं तो उसकी लिम्फ नोड्स पॉजिटिव आ जाती हैं, तो फिर वो तो स्टेजिंग उसकी अप स्टेज हो जाएगी ना, और फिर हम उसको 1B2 इटसेल्फ इतनी बड़ी स्टेज है। ट्रीट करेंगे। सीए सर्विक्स में 1B2 ही बहुत बड़ी स्टेज है। 1B2 में कीमो रेडियो का रोल आना शुरू हो जाता है। 1B2 का मतलब यह है कि क्रॉस लेजन 4 सेंटीमीटर से ऊपर चली गई है, राइट? और उसके अंदर डेफिनेटली लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं। तो 1B2 में तो ट्रेकिलेक्टमी भी नहीं, इसमें तो रेडिकल हिस्टेरेक्टमी या इवन कीमो रेडिएशन आ जाती है 1B2 में। मैम ये 1B1 1B जी मैम 1B1 1B2 1B3 अभी जो न्यू स्टेजिंग है, तो उसके हिसाब से जैसे लेस देन जो है अपना 2 सेंटीमीटर एंड देन फिर 2 सेंटीमीटर से मोर देन 2 सेंटीमीटर एंड लेस देन 4 सेंटीमीटर 1B2। तो अगर ऐसा है कि प्रेगनेंसी में मैंने जहाँ पे पढ़ा है वहाँ पे लिखा हुआ है कि 1B1 अगर है और आपके 22 वीक्स क्रॉस हो गए हैं तो फिर आप उसको 34 वीक्स तक ले जाओ। फिर उसके 22 बाद क्रॉस हो उसकी गए, नॉट बिफोर 22 वीक्स, राइट? नॉट बिफोर, यस मैम। 22 क्रॉस हो गए तो फिर आप उसको जो है 34 वीक्स तक ले जाओ। फिर उसके बाद उसका जो है सेक्शन करके क्लासिकल एंड देन उसकी रेडिकल ट्रेकिलेक्टमी करो बिल्कुल जी 1B1 में। और मैम 1B2 में बोला है कि आप उसका जो है ना क्लासिकल सी सेक्शन करके 34 वीक्स पे फिर आप उसकी रेडिकल हिस्टेरेक्टमी कर दो 1B2 में। और 1B3 में तो जो बोला ही नहीं है। 1B2 है बिल्कुल, उसमें रेडिकल हिस्टेरेक्ट जो आपने मुझे भी स्टेजिंग बताई है, अगर वो 2 सेंटीमीटर वाला 1B2 है विच इज 2 सेंटीमीटर एंड टू 4 सेंटीमीटर, उसके अंदर रेडिकल हिस्टेरेक्टमी, और अगर नॉन प्रेग्नेंट है तो रेडिकल ट्रेकिलेक्टमी भी हो सकती है। लेकिन 1B3 एंड बियॉन्ड में कीमो रेडिएशन वर्सेस रेडिकल हिस्टेरेक्टमी जी ऐसी है मैम ना? जी मैम जी। थैंक यू मैम। वेलकम जी। राहिला मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो प्रेगनेंसी में टॉग आया हुआ है ना सीए सर्विक्स का, इसमें तो खास उन्होंने लिखा है ना कि आपने जो है वो प्लान्ड ये लिम्फेडेक्टोमी करनी होती है। इसका करने का मकसद क्या है? LVSI देखने के लिए? क्योंकि MRI पे हम नहीं चेक कर सकते लिम्फ नोड्स की कमेट्स। तो देखो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये जो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है ना, ये पूरी स्टेज को और रिकरेंस को चेंज कर देता है। MRI में देख सकते हैं, पेट सीटी में बहुत अच्छा देख सकते हैं। पेट सीटी फुल बॉडी आपको बता देता है, इवन पैरायोटिक्स भी और लेटरल पेल्विक लिम्फ नोड्स का भी। बट देन अगेन एट टाइम्स इवन इसकी अगर सेंसिटिविटी ज्यादा देखी जाए तो सेंटिनल नोड, और देन अगेन कंप्लीट लिम्फेडेक्टोमी हैज गॉट बेटर सेंसिटिविटी फॉर द डायग्नोसिस। बट अगेन अभी जिस तरह वीना ने हमें बताया कि 22 वीक्स से पहले वाली जो अगर है मेलिग्नेंसी और आफ्टर 22 वीक्स अगर आप उसको उसी तरीके से लेके चलो तो दैट्स बेटर। बट अगेन जिस तरह भी किसी ने कहा कि फ्यू पेशेंट्स आर सो पर्टिकुलर अबाउट देयर प्रेगनेंसी एंड दे डोंट वांट टू गो फॉर टर्मिनेशन, तो फिर उसके अंदर डिसीजन मेकिंग में अगर उस हद तक भी जाना पड़े देन वी कैन अप्लाई दैट थिंग टू द पेशेंट। मतलब मेरे क्वेश्चन ये ना कि जो प्लान्ड लिम्फेडेक्टोमी हम करते हैं ये सुपीरियर टू MRI है डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास जी ऑफ कोर्स, लिम्फ नोड्स। बिकॉज़ ये और बायोप्सी दूसरा देगा कि ना, मैम इट्स अगर डेफिनेटली पेशेंट सुपीरियर प्रेग्नेंट टू ना MRI। हो, जी अगर इट्स पेशेंट सुपीरियर टू प्रेग्नेंट बी ना हो MRI। तो उस केस में अगर पेशेंट नॉन प्रेग्नेंट है उस केस में भी हम ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं हम, लाइक MRI के अगर बाद पेशेंट प्लान? नॉन प्रेग्नेंट है फिर तो मैंने आपसे ये कहा कि आपके अगर EUA के ऊपर स्टेज बियॉन्ड 1A1 आई है यानी 1A2, स्पेशली अगर 1A3 या 1B1 एंड बियॉन्ड, तो उसमें तो लिम्फ नोड डायसेक्शन इज अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। ठीक है, मतलब उसमें हम हिस्टेरेक्टमी करेंगे और साथ ही डायसेक्शन कर लिम्फ देंगे, नोड फिर उसमें डायसेक्शन लैप्रोस्कोपी या करने की सर्विक्स, जरूरत? जी ओके। दैट इज अ हम ये पार्ट ऑफ चीज मुझे ट्रीटमेंट। बहुत कंफ्यूज कर रही थी कि प्रेगनेंसी में रेडिकल भी हिस्टेरेक्टमी का पार्ट है लिम्फेडेक्टमी, रेडिकल ट्रेकिलेक्टमी का पार्ट है लिम्फेडेक्टमी। सही, थैंक यू मैम। मैम उस जी टर्म में उन्होंने MRI जी को सब लिखा हुआ है कि वो फर्स्ट लाइन है फॉर द स्टेजिंग प्रेगनेंसी में सीए सर्विक्स की स्टेजिंग में फर्स्ट लाइन MRI ही एक मॉर्बिडिटी कम है ना फिर उसमें।
हाँ, और मैडम इसमें जब वो 1B3 से अबाव वो की वाला बात है, टॉक आप इस लेक्चर के बाद शेयर भी कर देना हमारे ग्रुप में, ताकि सब अभी फ्रेश होगा तो सब पढ़ भी लेंगे। जी सुंदर। मैम 2021 का टॉक है, और मैडम उसमें 1B3 और उससे आगे की जब वो बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि अब क्योंकि इसमें तो आगे पेलिएशन ही होती है, तो जब जी, पेलिएशन कीमो ही होती रेडियो। है तो हाँ कीमो रेडियो, तो फिर आप ये क्योंकि अगर पेशेंट रिलक्टेंट है और मोर देन 22 वीक्स है तो नियो एडजुवेंट पे डाल दोगे टिल के वो फिर उसके बाद आप उसकी करोगे, क्योंकि फिर वहां अभी तो सर्जरी, अगर उसके बाद तो आपने फिर कीमो रेडियो कंबाइन करनी है, फिर वो सर्जरी वर्सेस कीमो रेडियो भी एक क्वेश्चन मार्क है कि अगर दोनों करते हो तो मॉर्बिडिटी इंक्रीज होती है, तो सिर्फ कीमो रेडियो पे कंडीशन करो। तो मैडम फिर वो उस तरह से, और लेस देन 22 है तो फिर पेशेंट विशेस आ जाती हैं कि अगर वो कंटिन्यू करना चाहती है तो नियो एडजुवेंट दो, अगर नहीं कंटिन्यू करना चाहती तो टर्मिनेशन करो। लेकिन अर्ली तो स्टेज पे। जी मैडम। जी सबा। मैम मुझे ये पूछना है कि हम सर्वाइकल कैंसर की किसी भी स्टेज में जब सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं, ओवरीज जो है हमने कोई जिक्र करना है कि ओवरीज हम प्रिजर्व करेंगे, ओफरेक्टमी का इतना या का रोल ऐसा ही कोई नहीं जिक्र? है। ओफरेक्टमी का तो सीएस बता दें कि सर्विक्स ओवरीज की प्रिजर्व। हिस्टेरेक्टमी में रोल नहीं है। ये अच्छा सवाल था। रेडिकल हिस्टेरेक्टमी में आप अगर उसके स्टेप्स देखो, अगर सिंपल हिस्टेरेक्ट जो पहले हम पढ़ा करते थे, सिंपल हिस्टेरेक्ट अब पहले भी तो क्या अभी भी अप्लाई होता है, सिंपल हिस्टेरेक्टमी, मॉडिफाइड रेडिकल, रेडिकल और ये जो है पेल्विक एक्सेंटरेशन ये होती थी। इन सब के अंदर ओफरेक्टमी पार्ट नहीं है। parametrial tissue है, it's along the uterus, then it's slightly lateral to the uterus, parametrial tissue, and then half of the parametrial tissue, and then paracervical, upper 1/3 of the vagina, half length of the vagina, and then the 2/3 of the vagina, वो सारा कुछ है with lymph nodes। मैडम ट्यूब्स तो अच्छा निकालेंगे मैम, ना? एक लेकिन क्वेश्चन पूछना ओफरेक्टमी था। इज अगेन ओफरेक्टमी इज नॉट अ मस्ट, जो कि सीएससी एंडोमेट्रियम में ओफरेक्टमी इज अ मस्ट, ऑफ कोर्स ये ओवरी में इट्स अ मस्ट, और सीएस सर्विक्स में इट इज नॉट अ मस्ट, इट कैन बी ऑप्शनल। मैम ट्यूब्स मैम निकाल रहे हैं ना, ट्यूब्स रेडिकल हिस्टेरेक्टमी में। सेल्फ इंजेक्टमी का भी जिक्र नहीं है रेडिकल हिस्टेरेक्टमी में। मैम एक क्वेश्चन पूछना था, जो स्टेप्स देखो व्हाट ना इज आप, डिफरेंस? उसके जी जी उसमें जिक्र तो नहीं है, लेकिन हम तो बस फिर नहीं है। ठीक सही। जी जुबैदा ने क्या कहना था? जी मैम, क्या डिफरेंस है सिंपल ट्रेकिलेक्टमी या रेडिकल ट्रेकिलेक्टमी में? हाँ ये अच्छा सवाल है। देखो ये आप खुद भी एक दफा देख लेना। ट्रैकिलेक्टमी इटसेल्फ वी नो एज रिमूवल ऑफ सर्विक्स। जो सिंपल ट्रैकिलेक्टमी है उसमें 0.5 से 1 सेंटीमीटर का सर्विक्स पीछे छोड़े होते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर सर्वाइकल सर्कलाज लगा देते हैं, साथ कुछ पैरा सर्वाइकल टिश्यू भी ले रहे होते हैं। रेडिकल ट्रैकिलेक्टमी ये जरा एक दफा खुद भी देख लेना। आई एम नॉट दैट श्योर, आई थिंक इसमें कंप्लीट सर्विक्स रिमूव हो रहा है, पैरामेट्रियल टिश्यू ज्यादा रिमूव हो रहा है, ये जरा एक दफा देख लेना। और व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज केस में हो सकता है वजाइना की भी थोड़ी सी लेंथ ले रहे हो, बिकॉज इट्स अ रेडिकल ट्रैकिलेक्टमी। लेकिन या यू नीड टू सी, नॉर्मली इसमें यही होता है कि सर्विक्स जब आप निकालते हो यू क्रिएट न्यू सर्वाइको वजाइनल जंक्शन, तो उसमें फिर आप थोड़ा सा सिंपल ट्रैकिलेक्टमी में सर्विक्स को कंजर्व करते हो और उसके ऊपर सर्वाइकल सर्कुलाज लगाते हो ताकि पेशेंट में गेट प्रेग्नेंट और फिर आगे फर्दर उसकी हो सके। रेडिकल ट्रैकिलेक्टमी के अंदर यू आर कंजर्विंग यूट्रस, बट उसके अंदर ये चेक कर लेना कि हो सकता है सर्विक्स की लेंथ कम छोड़े हो या ना छोड़े, यू नीड टू चेक। जी सानिया। मैम बस मुझे लास्ट में ये बता दें, मैडम आपने जो सिंपल ट्रैकिलेक्टमी का बताया वो यही कहा ना कि रिमूवल ऑफ कि लिविंग बिहाइंड द सर्विक्स अबाउट 0.5 to 1 सेंटीमीटर। यस और दूसरा मैडम ये कि अगर फिर सर्वाइकल कैंसर इन प्रेगनेंसी है तो लेस देन 22 वीक्स पे सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी का रोल है, लेकिन उससे ज्यादा फिर सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी नहीं है, फिर मैंने लैप्रोस्कोपिक लिम्फेडेनेक्टमी कर लेनी है। ऐसे ही है मैडम, और एमआरआई का रोल आ जाता है अगर ग्रेटर देन 22 वीक्स है। नहीं, उसका लिम्फ नोड से ताल्लुक नहीं है। देखो 22 वीक से पहले अगर आपका सीए, इसमें स्टेज ऑफ द डिजीज डिपेंड करता है ना। स्टेज ऑफ द डिजीज में एमआरआई का रोल आता है टू फाइंड आउट द स्टेज ऑफ द मैलिग्नेंसी। तो एमआरआई में इन्वेजन ऑफ द डिजीज का भी पता चल जाएगा, लिम्फोवैस्कुलर इन्वॉल्वमेंट का भी पता चल जाएगा। मैम मैंने किसी जगह पे पढ़ा था कि टोग में ना कि जब ये ग्रेविड यूट्रस की वजह से आप सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी ग्रेटर देन 22 पे नहीं कर सकते, तो वहां पे एमआरआई, ऑल्दो एमआरआई इज द फर्स्ट लाइन इन प्रेगनेंसी टू लुक फॉर इन्वेजन, लिम्फ नोड लेकिन बायोप्सी लेना भी कोई आसान काम नहीं है, नहीं प्रेग्नेंट है हो ना, या यही नॉन मैडम मैं प्रेग्नेंट। कह रही हूँ। तो उसमें मैडम फिर उन्होंने कहा था कि एमआरआई और आप लैप्रोस्कोपिक लिम्फेडेनेक्टमी पे साथ में कर दें अगर ग्रेटर देन 22 वीक्स है।
ग्रेटर देन 22 वीक्स है और जी आपने मैम। कंजर्वेटिवली प्लान किया है, देन यू फाइंड आउट द स्टेज ऑफ द डिजीज। स्टेज ऑफ द डिजीज के अंदर आप एमआरआई कराओगे, अगर उससे क्लैरिटी नहीं मिलती है तो फिर यू कैन गो फॉर द लैप्रोस्कोपिक, जिस तरह टॉक के अंदर में ठीक बता है। रही है कि लिखा हुआ है। लेकिन चाहे प्रेग्नेंट हो या नॉन प्रेग्नेंट हो, इट इज रिलेटेड विद ओके मैम, ठीक है मैम। जी। अच्छा, आज तो आप लोगों ने इतने अच्छे सारे क्वेश्चंस कर लिए कि हमारा केस ही नहीं हुआ वैसे, बट ऑल द क्वेश्चंस वर रियली गुड। आई थिंक क्वेश्चंस में टॉपिक काफी कवर हो गया। और कुछ कोई खास क्वेश्चन, कोई बात ऐड करनी हो टॉक आर्टिकल तो और प्लीज मैडम शेयर वो जो कर लेफ्ट देना ऑफ द ताकि सर्विक्स की मैडम बात हो रही थी, हाई ग्रेड सेल में तो हम कॉल्पोस्कोपिक गाइडेड पंच बिऑप्सी करते हैं, फ्यू एमएम पंच बिऑप्सी में, एक्सीजनल में 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाली कौन सी बात थी, वो कौन सी बिऑप्सी हो गई मैडम? ये बता दीजिए, हमें बता रहे थे, अस्मा शायद बता डॉक्टर रही आसमा बता रही थी। हाँ पंच बायोप्सी फ्यू मिलीमीटर था और जो एक्सिजनल बायोप्सी है वो 1 सेंटीमीटर है, एक्सटेंडेड एक्सिजनल बायोप्सी 2 सेंटीमीटर। अच्छा, एक्सटेंडेड। थैंक यू, थैंक यू। वेरी गुड, चलो ग्रेट। मैम ये जो चलो लेप्रोस्कोपिक लिम्फेडेनेक्टमी वाली इन्होंने ये बात बताई, ये किस स्टेज तक करनी है? ये हम कंजर्व कर रहे हैं ना, कंजर्वेटिव रख रहे हैं पेशेंट को। देखो, if patient is beyond, you are saying all 22 weeks good enough, patient is beyond 22 weeks, ठीक है, और comparatively earlier stage आपको लग रही है, it's in between stage 1A and 1B, which means that you need to really find out if lymph nodes are involved or not. Beyond 1B, 2 और B3 definitely lymph nodes involved हो चुके होते हैं, वो कोई early stage होती नहीं है। तो patient is beyond 22 weeks and you need to find out कि कहीं lymph nodes involved तो नहीं है, तो उसके अंदर आप एमआरआई कराओगे। अगर तो एमआरआई पे ही लिम्फ नोड्स आ गए हैं तो स्टेज ऑफ डिजीज ही बदल गई, फिर तो इसका मतलब है जरा आगे की स्टेज है। फिर अकॉर्डिंगली यू कैन, इफ शी इज बियॉन्ड 22 वीक्स, आप उसको न्यू एडजुवेंट इस पे कीमो पे करके उसके बाद आप टिल 34 वीक्स कर सकते हो। If she is before 22 weeks and lymph nodes are involved, you'll go for the termination of pregnancy and you treat the malignancy, ठीक है। अगर एमआरआई के ऊपर क्लैरिटी नहीं पता चल रही लिम्फ नोड्स की, देन फिर जिस तरह लैप्रोस्कोपिक लिम्फेडेनेक्टमी का है, फिर उसमें फिर आप कर लोगे, ठीक है। उसमें सेंटिनल लिम्फ नोड की ऑप्शन भी अवेलेबल है। मैम ये टॉग में 1A2 के पे उन्होंने रखा हुआ है लिम्फेडेनेक्टमी का। 1A2 थी क्योंकि देखो 1A1 में लेस जी देन 1% लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है, उसकी तो जरूरत ही नहीं। जी 1A2 मैम। में इन बिटवीन है, 1A3 एंड बियॉन्ड में तो मोर देन 70% चांस है लिम्फ नोड। 1B में तो फिर लिम्फ नोड आ जाता है, तो जी 1A2 के अंदर होता है कि 10 से 25% के अंदर अंदर होता है कि इट मे बी इन्वॉल्व और इट मे नॉट बी इन्वॉल्व, तो उसमें फिर आपका जी मैम। डिसीजन ना गलत हो जाए तो उसमें आप इस हद तक जाते हो, ठीक है। जी मैम, वो ये पूछ रही थी ना कि टॉग में तो वो उसमें लिखा है 1A2 पर कि आप लिम्फेडेनेक्टमी करके लिम्फ नोड्स लिम्फ लेप्रोस्कोपिक, फिर आप ये देखेंगे कि नेगेटिव है कि सिर्फ पॉजिटिव, फिर 1A2 से, डिसाइड 1A2 से बिल्कुल ऑनवर्ड। यस ऑनवर्ड में तो यस, बिकॉज वो तो फिर एमआरआई पे आ जाएंगे, बिकॉज इफ द लेजन जी इज मैम। बिग और और ग्रॉसली मैडम ये सीन तो वाली फिर बात तो ही बताएं कि अगर एग्जामिनर कहता है कि आपको तो ये पता है कि मतलब पेशेंट की प्रीशियस प्रेगनेंसी और आप कह रही हैं कि मतलब इसको टर्मिनेशन कर दूं लेस देन 22 वीक्स में ना, जैसे मैडम हम ये 1B1 और 1B2 की बात करें, वहां पे मैडम मेरी क्या डिसीजन हो चाहिए? मतलब मुझे अच्छे से पता है कि दिस इज नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट, जैसे वो एथिकल प्रिंसिपल सारे आ जाते हैं, यहाँ पे मैं एग्जामिनर को क्या बोलूं कि मतलब रिस्पेक्ट द पेशेंट विशेस, जैसे पेशेंट कह रही है तो मैं आगे लेके चलूं, ऑल्दो आई जस्ट नोइंग दिस थिंग दैट इज नॉट गुड फॉर द गुड हेल्थ ऑफ द पेशेंट। देखो बात ये है कि आपने ऑब्वियसली पेशेंट को सारा काउंसल करना है। अगेन लाइफ इज इम्पोर्टेंट देन द प्रेगनेंसी मेलिग्नेंसी, फिर उसमें नंबर 1 ट्रीटमेंट में आएगा। अकॉर्डिंगली आपने उसे तो पूरा काउंसल करना ना, यही तो आपकी काउंसलिंग आएगी। पेशेंट एंड हर अटेंडेंट्स दे नीड टू बी काउंसल्ड के उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने का क्या फायदा जिससे कि डिजीज स्प्रेड कर जाए। मैम 1B2 तक हम उसे न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी ऑफर कर सकते हैं, लेस देन 22 पर भी। हाँ, न्यू एडजुवेंट करके जिस तरह भी आप लोगों ने जी मैम। सारा बताया जी, मैम 1B3 के बाद जरा कोशिश ज्यादा करें कि वो मान जाए। ठीक है, चलो गुड। थैंक यू सो सो मच सारी मैम। ट्रीटमेंट ही 1A 1B थैंक की यू एक्चुअली, मैम, उसके थैंक यू बाद सो तो मच मैम। हम मैम सारी क्वेरीज सॉल्व हो गई।